नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार सर। नमस्कार प्रणाम नमस्कार। सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। प्रणाम सर। नमस्ते सर। प्रणाम प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। नमस्ते सर। स्पर्श। बहुत आशीर्वाद। अच्छा देखिए, आज इसका हमारा लास्ट वो होगा, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद हम इसको नक्षत्रा से मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि हमें जो है डिविजनल चार्ट्स को बिगिन करना है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आज की क्लास को ध्यान से सुनिएगा और इसके वीडियो को भी 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि नक्षत्रा, डिस्पॉजिटर, प्लैनेट रोल इन दशा इंटरप्रिटेशन, ये हम लोगों का एक धुरी रहेगी। मतलब वी आर गोइंग टू यूज इट मल्टीपल टाइम्स। ये आज आप लोगों के सामने एक दूसरी हॉरोस्कोप लेके आया हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि जो प्लैनेट किसी भी राशि के अंदर, अभी तक जो हमने समझा है वो है कि प्लैनेट अगर किसी भी राशि में है तो राशि जो है वो सोर्स ऑफ इवेंट को बताती है। इसको बिल्कुल अपने बैक ऑफ द माइंड में इसको आप सीमेंट कर लीजिए। जो राशि है वो सोर्स ऑफ इवेंट को बताती है। प्लैनेट और उसका डिस्पॉजिटर वो उस ग्रह के पोटेंशियल, पावर, स्ट्रेंथ को बताता है, जो कि लेवल ऑफ इवेंट को डिसाइड करता है। यानी कि टक्कर साइकिल से होगी, कार से होगी या ट्रक से होगी, ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं एक आदमी के एक्सीडेंट के। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी इवेंट किस लेवल का होने जा रहा है, उसको प्लैनेट डिस्पॉजिटर वो इसको बताता है कि उस प्लैनेट का पोटेंशियल कितना है, यानी उसके अंदर कितनी क्षमता है, क्या कुछ कर गुजरने की क्षमता है, और उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ किसी भी इवेंट को किस ग्रेड पे लेके आएगी। यानी कि लेवल उसका प्लैनेट का कि इवेंट क्रिएट करने का वो प्लैनेट और उसका डिस्पॉजिटर डिसाइड करेगा। नक्षत्र को आप जानते हैं, नक्षत्र मैंने आपको बताया कि नक्षत्र एक गाइडिंग फोर्स है, यानी कि प्लैनेट के ब्रेन की तरह वर्क करता है और जो प्लैनेट के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। यानी कोई भी ग्रह नेगेटिव साइड में भी जा सकता है और बहुत पॉजिटिव साइड में भी जा सकता है, उसके वो डायरेक्शन को डिफाइन करता है जो नक्षत्र है। और वो इवेंट किस एंड रिजल्ट पे आने वाला है, वो एक पॉजिटिव इवेंट होने वाला है, उसके साथ में दुखदाई इवेंट होने वाला है, उसको नक्षत्र ने डिफाइन करना है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि टेस्ट और फ्लेवर इवेंट का, टेस्ट और फ्लेवर का मतलब होता है बुरी चीजों का भी डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। एक ऐसी बुरी चीज हो जाए कि किसी का प्रमोशन ना हो, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है प्रमोशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उसे प्रमोट ना किया जाए, ये भी उसके लिए दुखदाई है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है अगर उसके पिता के का हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, उस चीज का दुख का ग्रेड बहुत ज्यादा है। और अगर घर में किसी बुजुर्ग की, जैसे दादाजी की, दादी जी की, इवन इफ 90 ईयर्स में अगर मिसहैपनिंग हो जाए, यानी डेथ हो जाए, तो ये रुदन की स्थिति है, इसका ग्रेड और भी बड़ा है। यहाँ पे चूंकि हम सभी लोग बहुत इमोशनल हैं, तो मैं ये सब बातें नहीं करूंगा कि पत्नी के साथ हो जाए, बच्चों के साथ हो जाए, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि रुदन की स्थितियां ग्रेड अनुसार बढ़ती जाती। किसी को जेल हो जाए, एक तो एक्यूजिशन हो, एक उसके ऊपर उसको एक्यूज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल बगलरी का या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का, और एक उसको पकड़ लिया जाए जिसमें कि उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए और कोर्ट उसे इंडाइट कर दे। ये और बड़ी बात है कि उसको जेल की यात्रा हो गई। तो आप समझते हैं कि बुरी चीजों के भी ग्रेड्स होते हैं।
और इसी तरीके से जो अच्छी चीजें हैं उनके भी ग्रेड्स होते हैं। एक आदमी का प्रमोशन अगर कंपनी में नहीं हो रहा है, बाहर की कंपनी में उसको डबल प्रमोशन वाली जॉब मिल जाए, उसकी सैलरी जो उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी से उसको 50% ऊपर की सैलरी का जॉब मिल जाए, या एक आदमी का जॉब छूट जाए गवर्नमेंट के अंदर और वो एक लब्ध प्रतिष्ठ जोशी बन जाए और उसके पास जो है उसका नाम पूरे कंट्री में फैल जाए और उसके पास जो है भीड़ लग जाए लोगों की, धन की कमी ना रहे, बड़ी लब्ध प्रतिष्ठ बात। तो इसी तरीके से जो ग्रेड्स जब आप निकालते हैं तो उसमें आपको पोटेंशियल भी देखना होता है प्लेनेट का, उसकी स्ट्रेंथ भी देखनी होती है, इवेंट को क्रिएट करने की क्षमता भी देखनी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका फ्लेवर क्या होने वाला है, उसका टेस्ट क्या होने वाला है, वो टेस्ट उसका कितना कड़वाहट का होगा। और इसमें हमारा कॉमन सेंस कहता है कि वो प्लैनेट्स जो नेचुरल मेलेफिक भी हैं, फंक्शनल मेलेफिक्स भी हैं, जो प्लैनेट नेचुरल मेलेफिक्स भी हैं और फंक्शनल मेलेफिक्स भी हैं, उनके द्वारा क्रिएट किया गया इवेंट काफी बिटरनेस का, हार्डशिप का हो सकता है। एक आदमी को पहले ही पता चल जाए, उसका स्टंट लग जाए, एक आदमी को हार्ट अटैक पड़े और जो हार्ट की कैपेसिटी है वो 30%, 40%, 50% लेस हो जाए और फिर स्टंट पड़े, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब हार्ट 100% पे वर्क नहीं करेगा। वैसे भी जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, हार्ट के फंक्शंस 100% से 60% पे आके खत्म हो जाते हैं। ऊपर से हार्ट अटैक पड़ जाए तो 30% का हार्ट रहेगी। तो उसका मतलब क्या है कि एक नेचुरल मेलेफिक और फंक्शनल मेलेफिक अगर कोई भी घटना कराएगा तो वो घटना, उस घटना की का जो फ्लेवर होगा, का जो टेस्ट होगा, वो बहुत मेलेफिक होगा। अब जो डिस्पोजिटर का जो फंक्शनल रोल है उसे भी हमें देखना होता है। डिस्पोजिटर का जो फंक्शनल रोल होता है, क्योंकि उसने इवेंट को गहराई के साथ में पकड़ना है, इवेंट को बढ़ाना घटाना, इवेंट की स्ट्रेंथ को, जैसे मैंने आपसे कहा ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासुच, एक ग्रह ने अपने बाहुबल के अनुसार फल को देना है। तो अब उसका जो फंक्शनल रोल है डिस्पोजिटर का, वो ये बताता है कि उस व्यक्ति की कंपैटिबिलिटी क्या बनती है, क्या वो क्या वो व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो उस गहराई से आने वाले नेगेटिव इवेंट के सामने खड़ा रहेगा, या वो अपने आप को हार्म करने के लिए चला जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो सुसाइडल हो जाएगा। अब इसी में अगर वो उसका डिस्पोजिटर एक फंक्शनल बेनिफिट और नेचुरल बेनिफिट है तो आप देखेंगे वो स्मूथ वे से काम करा रहा होगा, उसे कोई डिवाइन हेल्प मिल रही होगी, बट एट दी सेम टाइम उस आदमी को लेट बैक एटीट्यूड आपको दिखाई पड़ेगा। लेट बैक का मतलब जैसा चल रहा है चलने दो, नहीं अगर प्रमोशन मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं अफसरों से जाके अपने झगड़ा करूंगा, मैं उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा, मैं उनसे जाके बात करूंगा, लेकिन बहुत बहुत ही प्यार से बात करूंगा। अब जब भी कभी इन प्लैनेट्स के साथ में, याद रखिएगा, तभी आप गहराई से इन इवेंट्स को पकड़ पाएंगे जब इनमें से किसी भी कंपोनेंट के साथ में शनि राहु केतु का जुड़ाव हो जाएगा। आपको मालूम है कंपोनेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 राशि, नंबर 2 प्लैनेट, नंबर 3 डिस्पोजिटर, नंबर 4 नक्षत्र, और नंबर 5 द फंक्शनल रोल ऑफ ईच वन ऑफ देम। इन कंपोनेंट्स के साथ अगर शनि राहु केतु का जुड़ाव हो, कंजंक्शन हो, युति हो, तो वो सीक्रेट हैंडलिंग ऑफ इवेंट्स को बताता है, असाइनमेंट्स को सीक्रेटली करने को बताता है। सीक्रेटली का मतलब है कि कोई लड़का टीचर के पास पहुंच जाए, इंटरनल एग्जाम है, टीचर के वहां मिठाई का डिब्बा दे आए, कहे जी मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, और टीचर भी उससे, टीचर के पांव छू ले, टीचर को जो है 2 किलो जो है वो मिठाई देके आ गया,
और रिक्वेस्ट करके आ गया कि सर मेरे माता पिता मुझे घर से निकाल देंगे, देख लीजिएगा मेरे पेपर खराब हो गया। टीचर ने कंपैशनेट ग्राउंड में उसे पास कर दिया। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे जो घटना है, उस घटना में जो सीक्रेसी है, एक सीक्रेट हैंडलिंग ऑफ द इवेंट है, उसे पकड़ने की कोशिश की जाए। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। किसी आदमी के ऊपर केस हो गया और पुलिस वाले को जाकर ड्राफ्ट देके आ गया, या उसने पॉलिटिशियन को फोन करा दिया, तो ये सीक्रेट हैंडलिंग है ऑफ द सेम इवेंट। या उसने जो है अपने खिलाफ जो विटनेसेस हैं उनको हॉस्टाइल करने के लिए उनको पैसे खिला दिए, उनको डरा दिया, तो क्या है ये? सीक्रेट हैंडलिंग है। तो जब भी कभी राहु केतु और शनि का एसोसिएशन हो जाता है किसी भी दशा के इन कंपोनेंट्स के साथ, तो आपको ये समझ जाना है कि देयर इज गोइंग टू बी ए सीक्रेट हैंडलिंग ऑफ असाइनमेंट। मंगल का अगर एसोसिएशन होगा तो मंगल सीक्रेट हैंडलिंग नहीं देता, मंगल दादागिरी दिखाता है, मंगल डराता है, धमकाता है, स्ट्रेट बात करता है, लॉजिकल बात करता है। मंगल किसी भी तरह से सीक्रेसी के साथ में इन्वॉल्व प्लैनेट नहीं है। लेकिन कुजवत केतु, मंगल की तरह ही केतु बिहेव करता है, लेकिन वो कुजा की तरह या मंगल की तरह होता है। यानी उसका मतलब है कि अगर केतु होगा और राहु शनिवत है तो वो सीक्रेसी के साथ में वो इन्वॉल्व होगा। केतु फोर्सफुल होगा और राहु जो है वो फोर्सफुल नहीं होगा, परसिस्टेंट होगा। अगर इन प्लैनेट्स के किसी भी कंपोनेंट के साथ में राहु केतु शनि का अगर एसोसिएशन हो जाएगा तो वो गुरिल्ला टेक्निक्स को अपना सकता है अगर वो वॉर जोन में है। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या है? उसके अंदर एक व्यक्ति को, गुरिल्ला वॉरफेयर में एक व्यक्ति को सिक्योरिटी एजेंसीज के अगेंस्ट में सडन इम्पैक्ट का, सरप्राइज्ड इम्पैक्ट का, इनका एडवांटेज होता है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उसको उम्मीद नहीं कर रही हैं और अचानक अटैक हो जाए, एम्बुश हो जाए उनके ऊपर, तो उस तरह के जो एम्बुश होंगे वो एक सीक्रेसी और एक एज क्रिएट करते हैं, यानी कि एक अपर हैंड क्रिएट कर देते हैं अटैकर को, सरप्राइज हैंडलिंग की वजह से, सरप्राइज अटैक के लिए। तो इसमें शनि राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट आपको देखना होगा। आज मैं आपके सामने जो हॉरोस्कोप लेके आया हूं वो हॉरोस्कोप मैं लाया हूं दुनिया के नंबर 1 टेररिस्ट की, ओसामा बिन लादेन। मैं चाहता हूं कि आप इस हॉरोस्कोप को अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि जीवन की घटनाओं को हम इवेलुएट करेंगे। अरबिक में इसे उसामा लिखा जाता है, यू से, उसामा बिन लादेन। लेकिन जो अमेरिकन हैं और जो उसके बायोग्राफर्स हैं वो ओसामा बिन लादेन लिखते हैं। ओसामा बिन लादेन की जो वाइफ, जो उसकी सीरियन वाइफ थी और कजन थी और बाद में सेपरेट हो गई थी, जिससे उसको 9 बच्चे हुए थे, उसने एक इंटरव्यू में ओसामा बिन लादेन की डेट ऑफ बर्थ को, ईयर को सही बताया था लेकिन उसके मंथ और डे को गलत बताया था। एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में और टाइम्स ऑफ इंडिया में जब ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 में फैसलाबाद में जब उसको खत्म किया गया पाकिस्तान में, तो वहां पे ओसामा बिन लादेन की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स मिले। ये 13 मई 1957 को पैदा हुए थे और ये एक 17 चाइल्ड थे अपने फादर के 52 चिल्ड्रंस के। इनके फादर सऊदी अरब में बिलियनर थे कंस्ट्रक्शंस में, और इनके फादर का नाम था अवध बिन लादेन।
यानी उनको एक तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मैग्नेट माना जाता था, और वो रॉयल सऊदी फैमिलीज में से मतलब दूर के कजन थे, और उनके 57 बच्चे थे, जिसमें से 17 चाइल्ड उसामा बिन लादेन थे। अब सबसे पहले आप इस कुंडली को आप देखिए कि इस कुंडली के अंदर इस हॉरोस्कोप में स्कॉर्पियो असेंडेंट की हॉरोस्कोप बनती है। स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में आप जानते हैं कि स्कॉर्पियो असेंडेंट कैसा असेंडेंट होता है। ये एक तो ये जली तत्व है, जो जो भी काम करेगा बड़ा पैशनेटली करेगा, इमोशनली करेगा, नंबर 1। नंबर 2, स्कॉर्पियो एक छुपाव का असेंडेंट माना जाता है, यानी कि सीक्रेसी का, वेंचफुल नेचर का असेंडेंट माना जाता है, यानी कि वो बड़ा बदले की भावनाओं के से प्रेरित असेंडेंट माना जाता है। सीक्रेसी, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस, किसी भी काम को करने में दृढ़ निश्चयता इस असेंडेंट की खासियत मानी जाती है। इमोशनल होने के लिए किसी भी काम या किसी भी एंड गोल को बड़े पैशनेटली इन्वॉल्व होके करते हैं। डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय का लेवल बहुत हाई होता है, और किसी को भी हार्म करने के लिए वेंचफुल एक्शन बहुत स्ट्रांगली लेते हैं। और चूंकि ये जली साइन है, तो अगर किसी को भी वो परसीव करेगा तो उसको अपना वो, चाहे अपने मकसद का वो एनिमी मानेगा या अपने रिलीजन का एनिमी मानेगा, क्योंकि मोक्ष की राशि है कालपुरुष की 4, 8, 12। अपने रिलीजन का अगर वो दुश्मन मानेगा, उसे परसीव करेगा, तो उसके प्रति बड़ा वेंचफुल या हार्मफुल एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इस कुंडली की दूसरी बात क्या है कि इसमें कुंडली में शनि जैसे ग्रह, जो कि 3rd के लॉर्ड है और 4th के लॉर्ड है। वृश्चिक लगन के अंदर शनि को फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि मंगल, शनि के 3 दुश्मन हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। 3rd के लॉर्ड का लगन पे आने का मतलब क्या होता है, आप सब बेसिक स्टूडेंट रहे हैं, आप जानते हैं। तीसरा भाव जो है एग्रेशन का है, साहस का है, और काफी बहादुरी का है, और इनिशिएटिव का है, एंटरप्राइजिंग हाउस माना जाता है। ये 3rd लॉर्ड का लगन पे बैठना, और शनि की अपनी प्रकृति क्या है, वो भी सीक्रेसी की प्रकृति है, और साथ में टीनेसिटी या जिद की प्रकृति है, किसी भी काम में हटी होने की प्रकृति है। 4th का लॉर्ड होके वो न्यूट्रलाइज होता है, उसका थोड़ा मॉडरेटली रोल रिवर्सल होता है। ये एक कारण है कि लगन पे शनि बैठकर ओसामा बिन लादेन को अच्छा एजुकेशन में उसने बनाया। और वैसे भी इनका जो 5th लॉर्ड है गुरु, जो ज्ञान का प्लैनेट है, वो केंद्र बली है, केंद्र का बल लेके बैठा हुआ है। इन्होंने सऊदी अरेबिया में इन्होंने इनका पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, इनकी जो बर्थ है वो 13 मई 1957 की है, 19:30। और प्लेस जो है ये रियाद है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक यूनिवर्सिटी से रियाद में, जद्दा की एक यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई और मैनेजमेंट की पढ़ाई की। काफी अच्छे एजुकेशन में थे और अच्छे एजुकेटेड भी थे। अब हमें जो समझने की जरूरत है कि उसका न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद भी 3rd का चूंकि वो लॉर्ड है, और 3rd हाउस जो है हमारा त्रिशटाय होता है, और ये लगन के स्वामी का दुश्मन होने की वजह से
नेचुरल मैलेफिक और फंक्शनल मैलेफिक है, जो कि लगन पर बैठकर एम्पावर्ड है, शनि जैसा ग्रह रेट्रोग्रेड है, वक्री है। तो ये किस तरह की थिंकिंग एक आदमी को देगा? नेगेटिव थिंकिंग देगा और बहुत हार्ड वर्क देगा। और शनि जब लगन पे आते हैं तो आदमी को एमेसिएटेड बनाते हैं, पतला दुबला लंबा। हाइट इनकी थी 6 फुट 4 इंच ओसामा बिन लादेन की, और दुबले पतले होने की वजह से, लेकिन स्टेमिना वर्क का बहुत ज्यादा था, हंटिंग का शौक था। और कोई कहता है इनके 9 बीबियां थी और 27 बच्चे थे। वो मलव्य पंच महापुरुष योग जो बन रहा है, शुक्र अपनी राशि का केंद्र में बैठा हुआ है, उसकी वजह से ओसामा बिन लादेन की जितनी भी पत्नियां थी वो हाफ हिज एज थी, उसकी उम्र से आधी उम्र की पत्नियां थी। मतलब 13 साल से 15 साल 16 साल की उम्र की थी, और मोर देन 26 चिल्ड्रन हुए थे। अब जो थर्ड हाउस है उसका स्वामी शनि होने की वजह से और लगन पे बैठने की वजह से वो एक व्यक्ति को कैपेबल बना देता है सीक्रेट प्लानिंग के लिए और हार्ड वर्क के लिए। और नेचुरल मैलेफिक और फंक्शनल मैलेफिक होने की वजह से वो एक नेगेटिव रिवेंजफुल थॉट प्रोसेस देता है, बदले की भावना और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना, और साथ में विड्रॉल सिम्टम्स देता है फ्रेंड्स और फैमिली से। अब शनि के डिस्पोजिटर को आप देखें तो शनि का डिस्पोजिटर यानी कि राशि का नाथ मंगल है, जो कि एक फायरी प्लैनेट है, 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस फिर सीक्रेट और नेगेटिव वर्क्स का है, और ये एक तामसिक कॉम्बिनेशन हो जाता है क्योंकि शनि और मंगल का एक राशि परिवर्तन भी है इस कुंडली के अंदर। 6ठे भाव का लॉर्ड होके वो अष्टम में बैठा है, और अष्टम का लॉर्ड बुध रेट्रोगेट, उसके साथ उसकी युति हो जाती है एक्सचेंज ऑफ लॉर्डशिप की वजह से। यानी कि अष्टम का लॉर्ड बैठा है 6ठे में और 6ठे का लॉर्ड बैठा है अष्टम में। अब बुध की तासीर क्या है? बुध अपने एसोसिएशन के द्वारा जाना जाता है कि वो नेचुरल बेनिफिट है, नेचुरल बेनिफिट। तो यहाँ बुध जो है केतु और शनि के सूर्य के साथ बैठकर एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है। और मंगल के लग्नों में बुध अत्यंत पापी माने जाते हैं, यानी कि फंक्शनल मेलेफिक माने जाते हैं। और एसोसिएशन और युति बना लेने से मंगल के साथ ये, और इनका पाप एकदम से बढ़ जाता है, तामसिकता बढ़ जाती है। और ये 6ठे भाव में है जहां से हम राइवल्स कॉम्पिटिटर्स वगैरह को देखते हैं। तो बुध के अंदर जो क्वालिटीज आएंगी वो इन तीनों ग्रहों की आएंगी। केतु की, जो कि सीक्रेट प्लानिंग और गुरिल्ला वॉरफेयर का है। मंगल की, जो कि फिर सीक्रेट प्लेस में बैठा है अष्टम भाव में, जो कि सीक्रेट प्लानिंग गुरिल्ला वॉरफेयर इन सब को दिखाता है, एम्बुश को दिखाता है, और डायनामाइट बिल्डिंग और इस तरह के बम मेकिंग और सबको दिखाता है, इस तरह की तामसिक प्लानिंग को दिखाता है। to wipe out the humanity perceived against इस्लाम। इस्लाम के अगेंस्ट में जितने भी लोग काफिर हैं उन सबको धरती से मिटा देने की एक सनक उसको दिखाता है, क्योंकि सूर्य जैसे प्लैनेट के साथ वो बैठा है, और सूर्य भी धर्म के प्लैनेट माने जाते हैं, जो हमारा प्रिफर्ड धन होता है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव के स्वामी है, जहां से ईष्ट पूर्व पुण्य और हमारा धार्मिक रुझान दिखाई पड़ता है। यहाँ ये सूर्य उच्च के हैं, 10th भाव के स्वामी हैं। 10th भाव एम्पावरमेंट का है, और द वर्क वी डू उसका है, और इसके अलावा लाइवलीहुड का है, और इसके अलावा एम्पावरमेंट का है, क्योंकि ये राज काज का घर है। तो यानी कि रूल किस बात पे करना है? इसी बुध और मंगल और शनि से संबंधित। यानी कहने का मतलब है कि जो रिलीजन के प्रति उसकी आस्था है
उस आस्था को एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों का कत्लेआम करना। अब शनि का जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा गंडांतक नक्षत्र माने जाते हैं, गंडमूल के नक्षत्र। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो भी ग्रह गंडमूल के नक्षत्र के होते हैं। आप लोग बड़े चुप हैं, मुझे बताइए मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है कि नहीं? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर। थैंक यू। मैं आपको फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको इवेंट्स बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको डिफाइन करें अपने तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक ए मैन परफेक्ट। और बिना प्रैक्टिस के आपको ये सब्जेक्ट सिर्फ मेरे बताने से नहीं समझ में आने वाला। आपको स्वयं इस कुंडली पे प्रैक्टिस करना होगा। इवेंट की डेट और इवेंट की दशा मैं आपको बताऊंगा। तो जो शनि के नक्षत्र हैं वो गंडमूल के नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र जब भी कोई ग्रह गंडमूल नक्षत्र का हो जाता है तो ऐसे ग्रह को काफी मेलेफिक माना जाता है, यानी वो काफी हार्म करने में कैपेबल होता है। तो वो लगन पे बैठा हुआ है, जिसका कि नक्षत्र का स्वामी छठे भाव में बैठा है, जो राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स का भाव है, डेट्स, डिजीज, डिफिकल्टीज का भाव है, क्रुएलिटी विद सेल्फ एंड अदर्स का भाव है, तो लिटिगेशन का भाव है। तो आप देखिए कि उसामा बिन लादेन एक बिलियनर फैमिली को बिलोंग करते थे, और उसामा बिन लादेन को जो हेरिटेज जो मिली अपनी पिता की, इनके पिता की डेथ हो गई थी एक प्लेन क्रैश में, तो वो 30 मिलियन से ऊपर की थी यूएस डॉलर्स। लेकिन उसने कभी भी उस पैसे को एंजॉय नहीं किया, उसने उस पैसे को इस्तेमाल किया। एक तो सीआईए ने फंडिंग की, जिस समय रशियन ट्रूप्स ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया तो सीआईए ने ही खड़ा किया था तो उसामा बिन लादेन को एज एन एडवर्सरी, और अलकायदा जैसा एक संगठन बनाने में मदद की थी, ताकि रशियंस को अफगानिस्तान से खदेड़ा जा सके लोकल इंसर्जेंट्स के द्वारा। बाद में सीआईए को पता चला हमने अपने खुद के ही हाथ जला दिए। और ये चूंकि एक मेलेफिक और एक्सप्लोसिव प्लैनेट के साथ में इसका नक्षत्र का स्वामी बैठा है, केतु जैसे एक्सप्लोसिव प्लैनेट और सूर्य जैसे प्लैनेट गर्म तासीर के प्लैनेट के साथ बैठा है, जो 10th का लॉर्ड है। तो इसका मतलब है सन चूंकि 10th का लॉर्ड है, गवर्नमेंट रूल्स, रूलर्स एंड एम्पावरमेंट का लॉर्ड है, कर्मास का लॉर्ड है, जो कि हम इस लाइफ में करते हैं। तो उसने पूरी तासीर बदल दी, इस व्यक्ति की फितरत को बदल दिया, इसको ताकत को इस्तेमाल करने के लिए एक नेगेटिव फॉर्म में उत्तेजित किया। और चूंकि पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और शनि के लगन पे बैठने से पेशेंस था, तो बड़ी पेशेंटली उसने सारी चीजों को सिस्टमेटिकली फाउंड किया। इवन अभी आप लोगों को जो है उसकी भी दशा में मैं आपको बताऊंगा। जो 9/11 की बात आती है 2001 की, वहां पे अमेरिका में जो मंथ है उसको पहले लिखा जाता है, डेट को बाद में। 9/11 का मतलब हो गया 11 सितंबर 2001। इसमें टाइम स्क्वायर में स्थित ट्विन टावर, टावर ए एंड टावर बी को फ्यूल भरे हुए 757 बोइंग्स पैसेंजर जहाजों से उनको टक्कर मारी गई थी, और जिसमें 3,3100 लोग मारे गए, 25,000 लोग इंजर्ड हुए। और साथ में एक प्लेन 57 पेंटागन में, जो कि मिलिट्री बेस है, उसी समय पे पहली घटना 8:09 पे हुई, और दूसरी घटना 8:36 पे, मतलब 8:24 पे, कुछ थोड़े से मिनट्स के बाद टावर 2 पे, टावर 1, टावर 2। और जो पेंटागन, जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर है यूएस आर्मी का, उसके 5th सेक्टर में एक प्लेन ने क्रैश किया, और वहां पे भी 79 लोग मारे गए। उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, जब दशा के ऊपर बात करेंगे। तो यानी कि उस प्लानिंग को करने में 2 साल लगे। जब वो बाद में, जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसको पूरी तरह से
इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि जो मेन उसमें करता था, जिसका नाम था मोहम्मद अट्टा, जब तो प्लेन क्रैश में मारा गया था उसमें ट्विन टावर में, लेकिन जब उसकी हिस्ट्री को खंगाला गया तो ये पता चला कि ये प्लानिंग 2 साल से चल रही थी। बॉस्टन के उसमें ट्रेनिंग स्कूल में पाकिस्तान से आए हुए जिहादियों को प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग बकायदा देके उनको सीपीएल का लाइसेंस दिया गया। तो ये पेशेंस कहाँ से आया है? शनि ग्रह पेशेंस के साथ में जोड़े जाते हैं, टीनेसिटी ऑफ पर्पस के साथ जोड़े जाते हैं, जिद, किसी भी काम को कर लेने की हट और जिद और गहन पेशेंस, इन सबको देखा जाता है। लगन का शनि बैठा हुआ है और उसका जो नक्षत्र का स्वामी है वो छठे हाउस में है, यानी वो कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठा है, रेट्रोग्रेड होकर और केतु और सूर्य के साथ में, दसम लॉर्ड के साथ। तो एक आदमी के ध्येय को बताता है कि उसने जीवन में अपने लाइवलीहुड का क्या ध्येय बनाया है। उसे लाइवलीहुड से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने से। और हर इनोसेंट आदमी को मार देना जो कि परसीव्ड इंपीरियलिस्ट पावर ऑफ नेटो एंड अमेरिका से है। एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसमें लगन से भी हम उसके व्यक्तित्व को देखते हैं, तो साथ में हम चंद्रमा से भी देखते हैं। जहां आप देख रहे हैं कि चंद्रमा द्वादश भाव में बैठे हैं और चंद्रमा राहु के साथ बैठ के ग्रहण योग बना रहे हैं। चंद्रमा पे एस्पेक्ट है बुध का, केतु का, सूर्य का। चंद्रमा पक्ष बली है वैसे तो, लेकिन राहु के साथ में व्यय के भाव में और डिस्ट्रक्शन के भाव में बैठे तो मानसिकता को बताते हैं। और राहु जैसे सीक्रेसी वाले ग्रह के साथ बैठे, मतलब दाहिने हाथ को ये ना पता चले कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज, नेटो की और अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज को बिल्कुल भी आभास नहीं था, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को इसका बिल्कुल भी आभास नहीं था कि इतना बड़ा अटैक यूएस सॉइल पे हो सकता है। इसके पहले वैसे अटैक हुए थे एम्बेसीज में, सूडान में भी हुआ था और सीरिया में भी हुआ था और दूसरी जगहों पे हुए थे। उसमें भी अलकायदा का और उसामा बिन लादेन का हाथ था, लेकिन उनको इस बात की बिल्कुल भनक नहीं पड़ी अमेरिकन सॉइल पे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, वरना कोई ना कोई प्रोएक्टिव एक्शन जरूर लिया जाता। तो वो चंद्रमा जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण कर रहा है, वो ग्रहण योग में है, राहु के साथ है, हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी को दिखा रहा है और डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के हाउस में वो बैठ गया है और विदेश के भाव में बैठा है। ग्रहण योग बना देने की वजह से इस व्यक्ति के ब्लड विजन को दिखाता है, उसकी मानसिकता की एक गंदी सोच को दिखाता है, उसकी धुंधली सोच को दिखाता है, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी और रेसिस के अगेंस्ट थी। हर वो व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है, ओसामा बिन लादेन एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था, हर वो व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, और वो चाहे इनोसेंट सिटीजन है। इराक पे हमला जो है सीनियर बुश ने किया था जब वो प्रेसिडेंट थे। अगर उसे इस बात की चिढ़ थी, हाँ वैसे आपको मालूम होगा जो फोर्थ प्लेन जिसमें कि पैसेंजर्स ने रिवोल्ट किया था और कब्जे में कर लिया था, और जो पेंसिल्वेनिया में जाके वो क्रैश हुआ था, वो एक्चुअली वॉशिंगटन डीसी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ओवल ऑफिस को हिट करने की डायरेक्शन में बढ़ रहा था, लेकिन तब तक फोन पे कम्युनिकेशन और मैसेजेस आ जाने की वजह से पैसेंजर्स ने उस जहाज को ओवरटेक कर लिया था। उसमें वहां पे काफी पैसेंजर्स भी मरे थे, लेकिन उन्होंने पायलट्स को ओवरटेक कर लिया था और उस अफरा तफरी में वो प्लेन पेंसिल्वेनिया में जाके गिरा
लेकिन वो भी आबादी के थोड़ा सा आगे गिरा, फिर भी उसमें 9-10 लोग मारे गए। जितने पैसेंजर थे वो सारे मारे गए ऑन बोर्ड, और क्रू मारा गया। और ये सारे जितने अलकायदी जिहादीज थे वो सब मारे गए, लेकिन बहुत मेजर कोई डैमेज नहीं हो पाया, जबकि वो वॉशिंगटन डीसी की तरफ बढ़ रहा था और प्रेसिडेंट के हाउस को टारगेट का एक प्लान था, ये 4th प्लेन में। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग की गई थी, ये कोई छोटी प्लानिंग नहीं थी। अगर उसे इस बात पे नाराजगी थी सीनियर बुश पे, तो उसने वो प्लानिंग उसने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के ऊपर करनी चाहिए थी, या उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स पे या पेंटागन पे करनी चाहिए थी। आम लोगों पे नहीं करनी चाहिए थी। आम आदमी मारे गए थे, सबसे ज्यादा फायरमैन मरे थे, 300 से ऊपर, और सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग ये लोग मरे थे, पुलिस के लोग, एनवाईपीडी के, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के, मोर देन 70-80, मतलब कम से कम 400 लोग तो फायर डिपार्टमेंट और नेशनल न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मारे गए थे, और बाकी बेजुबान आम नागरिक मारे गए थे ट्विन टावर अटैक में। यानी आप इतना बड़ा कत्लेआम इस आदमी ने, जिसकी हॉरोस्कोप आपके सामने है, उसने मचाया। इस पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि इस कदर डेमिनिश कैरेक्टर कैसे हुआ, ऐसा राक्षसी कैरेक्टर कैसे हुआ। एक 765 नोटेबल हॉरोस्कोप्स है, उस हॉरोस्कोप में भी यही डेट ऑफ बर्थ है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल आया था उसमें भी ये डेट ऑफ बर्थ थी। एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में जो आर्टिकल आए थे उनमें सब में ओसामा बिन लादेन की जो अबोताबाद के बाद में जो डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट्स निकले थे, वो अरेबिक में लिखे हुए थे। 13 मई 1957, 19:30 के थे। इनकी पत्नी ने जो बोला था जद्दा में पैदा हुए थे, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में रियाद की पैदाइश यूएई की दिखाई है। तो हम इसी हॉरोस्कोप को करेक्ट मान के चल रहे हैं, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सभी इसी हॉरोस्कोप को करेक्ट लेके चलते हैं, और इस हॉरोस्कोप से सही निकल भी रहा है। मतलब हर घटना उनके जीवन की वो साफ साफ पता चलती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, चूंकि उसके दिमाग, जहां से चंद्रमा मानसो जाए थे, मन का दिमाग का ग्रह है, वो राहु के साथ बैठा है, तो उस व्यक्ति की ब्लड विजन को बताता है, यानी उसकी सोच की कमी को दिखाता है, उसकी जो है धुंधली सोच को दिखाता है कि वो ह्यूमैनिटी को अपना दुश्मन मान रहा है, जो नॉन मुस्लिम्स है। वो इस्लाम और शरिया लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने रिलीजन को एस्टेब्लिश करने के लिए वो किसी भी हुक एंड क्रुक, किसी भी लेवल तक वो कर गुजरने को कटिबद्ध दिख रहा है। क्योंकि लगन का स्वामी भी उसी तरह से है। लगना लॉर्ड अष्टम में बैठा है, छठे के लॉर्ड के साथ उसका राशि परिवर्तन है, और दिमाग के प्लैनेट बुध के साथ में उसका राशि परिवर्तन है। बुध रेट्रोग्रेड है, केतु के साथ है, जो कि ट्विस्टेड थिंकिंग को दिखाते हैं। 10th के लॉर्ड के साथ में है तो अपने कर्म स्थान को दिखाते हैं, यानी कर्म करने के लिए वो प्रधानता को दिखाते हैं और उस एम्पावरमेंट को दिखाते हैं जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में वो दिखा रहा था। और इसके अलावा शनि और मंगल जैसे दोनों तांत्रिक ग्रह हो गए हैं, प्लैनेट एंड इट्स डिस्पोजिटर। और उसका जो नक्षत्र का स्वामी है वो गंडांत नक्षत्र का स्वामी है, और वो बुध है जो कि छठे भाव में बैठा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। गुरु को केंद्र बल है 10th भाव में, गुरु भी रिलीजन का प्लैनेट है, रेट्रोग्रेड है। तो इस व्यक्ति का कमिटमेंट अपने रिलीजन को प्रमोट करने की तरफ को दिखा रहा है, और धन भाव पे उसकी दृष्टि है। धन की ओसामा बिन लादेन को कभी भी कमी नहीं पड़ी। पहले जब वो रशियन फोर्सेस के साथ में अफगानिस्तान में लड़ रहा था, उस समय सीआईए ने उसको बिलियंस का फंडिंग की और आर्म्स एम्यूनिशन की फंडिंग की। बाद में जो वो अमेरिकन से लड़ने लगा तो उस समय वो सोमालिया भाग गया था, उस समय रशियन ने उसको फंडिंग की। उसके बाद वो पिता की संपत्ति का मालिक बना, जिसको उसने फिर आर्म्स एम्यूनिशन, डायनामाइट्स, की चीजें, इन सब में आईडी, आरडीएक्स, इन सब में उसने यूज किया।
लेकिन उस धन का उपयोग उसने किस में किया? उस धन का उपयोग उसने उस लड़ाई को कंटिन्यू करने में किया जो रिलीजन के लिए उसने डिसाइड किया हुआ था। तो आप कहेंगे इस मलव्य पंच महापुरुष योग से क्या हुआ? मलव्य पंच महापुरुष योग, जब भी शुक्र अपनी उच्च की राशि में हो या अपनी स्वराशि में हो, चाहे वो वृष राशि है या तुला राशि और केंद्र में हो, राहु केतु के एक्सेस में ना हो, तो मलव्य पंच महापुरुष योग बनता है। एक वो धनाढ्य परिवार में पैदा हुआ, 57 बच्चों में 17वीं औलाद थी। पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि पिता रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके उसके भाइयों के जो हैं 5 स्टार होटल्स थे अमेरिका में, जिन्होंने बाद में सबने इसको डिसोन कर दिया। उसामा बिन लादेन जिस समय FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया और $25 मिलियन का उसके ऊपर इनाम घोषित हुआ, उसके परिवार ने, इवन सऊदी अरेबिया ने उसकी सिटीजनशिप को समाप्त कर दिया। ये जो जुपिटर है जो 10वें भाव में बैठा हुआ सेकेंड हाउस को देख रहा है, वो एक बॉर्न टू ए वेल्दी पेरेंट्स की तरफ को दिखा रहा है। और जो हेल्प ऑफ पैसा उसको दैवी ताकतों से आया है, पहले CIA की तरफ से आया है, जो कि रशियंस को अफगानिस्तान से खदेड़ने के लिए CIA ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसको फंड किए, इसके अलकायदा को ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में हेल्प किया, और बाद में जो है अपने काम से उसको काफी फंडिंग मिली, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से भी फंडिंग मिली। 9th लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है, जो कि फादर, गुरु और रिलीजन का प्लैनेट है, और मून का जो डिस्पोजिटर है वो शुक्र है, जो मलव्य पंच महापुरुष योग बना रहा है। तो मोहम्मद अवध बिन लादेन जो उनके पिता थे, वो एक कंस्ट्रक्शन मैग्नेट थे, टाइकून थे या बिलियनर थे सऊदी अरेबिया में, और उन्होंने सऊदी बिन लादेन ग्रुप को उन्होंने फॉर्म किया था। मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग वो 1979 में कंप्लीट कर चुका था। अब हमारे और इसने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा से इसने ये सारे कोर्सेज कंप्लीट किए थे, पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो शनि जो है वो, शनि और राहु की उस समय दशा थी जब उसने वो पढ़ाई की थी 1979 में। लेट अस गो टू 1979, एक मिनट से नहीं निकलेगा क्या। 1979 में दशा थी शनि में राहु की। शनि जो है वो लगन के ऊपर थर्ड का लॉर्ड हो गए। थर्ड हाउस जो है वो फिफ्थ का लाभ का भाव होता है एजुकेशन का, वो थर्ड लॉर्ड होके लाभ भाव में बैठा अपने से, और लाभ भाव का प्लैनेट है और लगन पे बैठा है, यानी कि बहुत स्ट्रांग हो गया है। और जो राहु है वो भी टेक्निकल एजुकेशन का प्लैनेट माना जाता है, इसलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई को दिखाता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई को दिखाता है, क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर शुक्र है, मलव्य पंच महापुरुष योग बना रहा है, मैनेजमेंट का प्लैनेट है। नक्षत्र लॉर्ड जो है उसका, जो शनि का है, वो रेट्रोगेट मरकरी है। तो अगर अगेन वो कारक प्लैनेट है एजुकेशन का, वो हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन और डिफिकल्टीज में बैठा है, उसने डिफिकल्ट एजुकेशन को उसने अच्छी तरीके से पास किया। अब हम आते हैं 1979 में ही, 1979 के एंड में उसामा बिन लादेन ने जिहाद की घोषणा की। जिहाद कहते हैं होली वॉर अगेंस्ट परपिट्रेटर्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट इस्लाम, यानी कि हर वो आदमी जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है उसके अगेंस्ट होली वॉर। ये शनि का जो डिस्पोजिटर है या राशि का नाथ है वो मंगल है, 8th हाउस में बैठा है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर को दिखाता है। उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है उसके साथ, बुध के साथ उसका राशि परिवर्तन है मंगल का, जो कि 6ठे हाउस में है, जो फाइटिंग विद द राइवल्स को दिखाता है। युति राहु के साथ है और एग्जॉल्टेड सूर्य के साथ है, जो कि सीक्रेट सपोर्ट दिखाता है। उस समय पे 1979 में जब रशियंस के अगेंस्ट ये लड़ा अफगानिस्तान में, CIA के द्वारा इसको सीक्रेट सपोर्ट मिला। अब हम आते हैं 1988 की घटना में। 1988 में बिन लादेन ने अलकायदा नाम के मिलिटेंट ग्रुप को फॉर्म किया। दशा थी बुध में शुक्र। ये बुध में शुक्र में चलते हैं।
इसके बाद आप लोग बताएंगे कि हम उसके बाद नेक्स्ट उस पे मैं आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहूँगा। आपको बस यहीं पे 1988 में जिस समय अलकायदा की स्थापना हुई एक मिलिटेंट ग्रुप की अफगानिस्तान के अंदर, जो कि बेसिकली बनाया गया था फिदाइन या फिदाइन को का मतलब होता है सुसाइडल अटैक्स, और ग्लोबल जिहाद के लिए ये बनाया गया था। ग्लोबल जिहाद का मतलब है कि इंटरनेशनली जिहाद का मतलब होता है होली वॉर अगेंस्ट पीपल अगेंस्ट इस्लाम। इस जिहाद की उसने के लिए और फिदाइन हमलों के लिए इसने अलकायदा ग्रुप बनाया था, मिलिटेंट ग्रुप, जिसका डेडिकेटेड गोल था फिदाइन हमले करना या सुसाइडल अटैक्स करना और ग्लोबल जिहाद करना। जो भी इस्लाम के अगेंस्ट परसीव्ड है, उस समय दशा थी बुद्ध में शुक्र। जो बुद्ध का जो डिस्पोजिटर है वो एक वॉर का प्लैनेट है मंगल, लगन का स्वामी है, छठे का स्वामी है, छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। इसका मतलब है ये एक वॉर का प्लैनेट है और अष्टम में बैठने की वजह से ये एक छिपे हुए वॉर का प्लैनेट है। और छठे के लॉर्ड के साथ उसका छठे आठवें के लॉर्ड का आपस में राशि परिवर्तन है, बुध का और मंगल का। तो बुध ने मंगल की तरह बिहेव करना है, केतु की तरह सूर्य की तरह बिहेव करना है। तो इस वजह से छठे हाउस का एक संबंध हमारे लगन में बैठे हुए शनि से भी हो जाता है, क्योंकि शनि का भी नक्षत्र का स्वामी बुध है। तो इस स्थिति के अंतर्गत इस आदमी ने एक ऐसी संस्था की रचना की जो संस्था दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाली थी। और ये सीक्रेट सुसाइडल अटैक्स की क्यों हुई? क्योंकि इसमें अष्टम भाव इन्वॉल्व हो गया। और मरकरी का जो नक्षत्र है वो भरणी है। भरणी नक्षत्र के देवता यम होते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। भरणी के स्वामी हैं, भरणी नक्षत्र के देवता हैं यम, यानी कि मृत्यु के देव हैं यम। और शुक्र इसका भरणी का राशिनाथ है, मतलब नक्षत्र का स्वामी है, जो कि 12वें हाउस का लॉर्ड है, जो कि लॉसेस को दिखाता है फॉरेन नेशंस में, फॉरेन का वो है वो, और लॉस का भाव है। और 7th हाउस में प्लेस्ड है, जो कि 7th हाउस में चाहे मालवीय पंच महापुरुष योग बना रहा है, जो कि ज्यादा बड़े एम्पावरमेंट का है। तो ये अलकायदा का चीफ होकर हाईली एम्पावर्ड हो गया था। इसमें अलकायदा के अंदर बहुत से मुस्लिम यंगस्टर्स ने ज्वाइन किया और फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। वीनस अपने ही नक्षत्र का है, वीनस वीनस ओन हाउस का, सॉरी, वीनस का डिस्पोजिटर भी वीनस है, लेकिन उसका नक्षत्र कृतिका है, सूर्य का नक्षत्र है। और सूर्य यहाँ पे 10th का लॉर्ड है, छठे में बैठा है। यानी कि 10th का लॉर्ड हो जाने का मतलब है राजशाही का लॉर्ड है, यानी कि एक आदमी के एम्पावरमेंट का लॉर्ड है। और वो छठे में बैठा है, यानी युद्ध स्थल में बैठा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठा है। छठे हाउस से हम लीडरशिप भी देखते हैं वॉर जोन के अंदर, स्ट्रॉन्ग हम डिटर्मिनेशन भी देखते हैं सूर्य से, जो कि दूसरों को हम करने के लिए ये प्लानिंग होती है अगेंस्ट दी ओपोनेंट्स। अब मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप लोगों से 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 का ट्विन टावर अटैक्स ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन टाइम स्क्वायर, टावर 1 एंड टावर 2 crashing to Boeing 757 with full fuel और 3100 लोगों को मारना, 25,000 लोगों को घायल करना, जिसमें से 400 फायर और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे। अब आप इसको बताइए। मैं आपको वो दशा में लेके जाता हूँ। उस समय दशा थी बुध में शनि में, गुरु में शनि। एक मिनट। एक तो दशा चित्र का इंटेंस पीरियड चल रहा है, बुध में, शनि में, गुरु में
ये आ गया गुरु, और गुरु में शनि 25 अगस्त को आया, 15 सितंबर तक था। हमें जाना है यहाँ पे 11 सितंबर। मैं चाहूंगा आप लोग मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ये आ गया बुध शनि गुरु शनि राहु, ये दशा थी 11 सितंबर, 9 सितंबर से 12 सितंबर तक 2001। बुध में, शनि में, गुरु में, शनि में, राहु। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके आप बोलिए। इसमें आपने जो है प्लैनेट, राशि, डिस्पोजिटर, नक्षत्र, फंक्शनल रोल, इन सबको आपने यूज करना है। इससे बढ़िया आपको प्रैक्टिस कहीं और नहीं मिल सकती। इतनी बड़ी घटना मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ट्विन टावर अटैक इन यूनाइटेड स्टेट्स वाज द फर्स्ट अटैक ऑन ए फॉरेन सॉइल बाय एनी इस्लामिक जिहादी ग्रुप। हाँ जी, अपना हाथ खड़ा करके बताइए। एनीवन? बहुत लोग हैं यहाँ पे। मिस्टर पटेल आप बताइए, जो भी जिसको भी समझ में आती है बात। हमारे फ्रंट बेंचर्स में जो लोग हैं। सर बुध बुध 8 भाव का मालिक है और 6ठे भाव में बैठा है। एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं? एक मिनट जी। पटेल, एनके पटेल सर। एनके पटेल साहब, हाँ बोलिए पटेल साहब। बुध 8वां भाव का मालिक है और 6ठे में बैठा है। ठीक है, 6ठा यानी युद्ध का मानस वाला भाव है। बिल्कुल। अब डिस्पोजिटर पे आइए। हाँ, तो आप लोग ग्रह पे आ गए। हाँ जी, हाँ जी। अभी बुध का डिस्पोजिटर है मंगल, राइट और मंगल 8वें भाव में बैठा है, यानी ये दोनों का राशि परिवर्तन है। राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आदमी, बुध एक नेचुरल मैलेफिक भी है, फंक्शनल मैलेफिक भी है। इस कुंडली के अंदर में 3rd का 6th 11th का लॉर्ड है। 11th का मतलब होता है गेन, और 11th का मतलब होता है एक आदमी को गेन होना अपने परसीव्ड गोल में। जैसे एक आदमी का परसीव्ड गोल है कि वो पुलिस में हेड कांस्टेबल हो जाए, या उसको 4 लाख रुपए देने पड़े। अब ये पुलिस का जो जॉब है वो आप जानते हैं तकलीफों वाला जॉब है, लेकिन उसका परसीव्ड गोल है कि पुलिस का हेड कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, बाय हुक एंड बाय क्रूक, चाहे वो घूस दे के बन जाए। लेकिन अगर वो अचीव करेगा तो वो उसे गेनफुल सिचुएशन लगेगी कि नहीं लगेगी? राइट राइट। तो ये जो काम है, इस काम में चूंकि बुध और मंगल का राशि परिवर्तन है, और बुध महादशा का लॉर्ड है, रेट्रोगेट है। सबसे पहले हमने शुरू करना है, ये रेट्रोगेट है, यानी इसकी थिंकिंग ट्विस्टेड है। यानी ये जो है, ये सिंपल थिंकिंग वाला प्लैनेट बुध नहीं है, इसकी ट्विस्टेड थिंकिंग है। यानी इसकी थिंकिंग जो है ब्लड विजन की है, यानी इसकी थिंकिंग जो है वो एक घुमावदार थिंकिंग है, गलत थिंकिंग है। और केतु के साथ बैठ गया है तो और गलत थिंकिंग हो गई। और उच्च के सूर्य के साथ बैठा है जो कि 10वें का लॉर्ड है, उसका मतलब इसकी जो थिंकिंग है वो राजशाही को प्रमोट करने की है, जो भी उसका कॉज है उसको प्रमोट करने की है। पटेल साहब आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। आई एम सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब अच्छी बात है मेरे लिए तो। नेक्स्ट, अब ना बुध के नक्षत्र पर आइए। बुध का भरणी नक्षत्र, जो कि जिसका देवता यम है। जी, भरणी नक्षत्र है, बिल्कुल ठीक। तो उसका क्या मतलब हुआ? फिर एक तो ये इंटेंस नक्षत्र माना जाता है, काफी तीक्ष्ण नक्षत्र है, और इसकी इस बुध की प्रवृत्ति जो होगी वो थोड़ा, उसके विचार जो होंगे वो यम मतलब काल से रिलेटेड होंगे, मतलब नेगेटिव विचारों वाला पर्सन होगा ये। बिल्कुल। और दूसरा एक बात आपने ये जरूर बोलनी चाहिए, नमिता गर्ग जी। नमिता गर्ग जी, आपके उसमें लाइट बहुत कम आती है, मैं आपकी शक्ल नहीं दिख पाता। आपको बताऊं कि गुरु की आंखों में अमृत बरसता है। गुरु और शिष्य का हमेशा आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। थोड़ा लाइट अपनी, हाँ आ तो रही है, अब आ रही है। धन्यवाद। ओके सर।
तो मैं आप ये भी बता सकते हैं, मैंने आपसे कहा था राशि सोर्स है, वो किस राशि में बैठा हुआ है? एक तो पृष्ठोदय राशि में बैठा शुक्र है, यानी कि डाउनवर्डली साइन में बैठा है। डाउनवर्डली साइन हमेशा नेगेटिव साइन माना जाता है ग्रह का, यानी कहने का मतलब उसकी सोच नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, चाहे वो मलव्य पंच महापुरुष योग बना रहा है तब भी। दूसरा ये जो है इवन साइन में, इवन साइन डोसाइल साइन होता है, यानी छिपाव का साइन है, फीमेल साइन है, और कोई भी काम वो बोल्डली सामने आके नहीं करेगा। ये तुला साइन नहीं है, ऑड साइन मेल साइंस होते हैं, ये फीमेल साइंस है। फीमेल साइन का मतलब जो काम भी वो करेगा सरप्रेसली सीक्रेटली करेगा, यानी कि एक फीमेल साइन हमेशा छिपाव के साथ कोई काम करता है, वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सामने आके वो लड़ाई कर ले, अपनी फोर्सेस देश की लड़ाई कर ले। जी सर। तो सर सबसे पहले अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी हर तरह से मैलेफिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड भी जो है वो 3rd का लॉर्ड होकर और 11th का लॉर्ड होकर रेट्रोग्रेड हुआ है। और सर थर्ड का लॉर्ड हो गया नहीं, अष्टम का लॉर्ड हो गया, 11th का। अष्टम का लॉर्ड हो गया, सॉरी सर। जी। और दूसरी बात की अग्नि तत्व राशि में है, जो कि मंगल की राशि, और मंगल और मरकरी आपस में फ्रेंडली राशियां नहीं है, फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं है आपस में। सर दूसरा केतु और सन से युक्त है। केतु और मरकरी एक ही नक्षत्र में है, जो कि दोनों ही भरनी नक्षत्र में है। बिल्कुल। तो केतु जो है अचानक प्रभाव देता है, और केतु का भी मैलेफिक प्रभाव होता है। तो इसकी बुद्धि तो जरूरत से ज्यादा तेज चलने वाली है सर, लेकिन नेगेटिव से, क्योंकि मरकरी और मंगल में आपस में राशि परिवर्तन भी है। तो सर मरकरी बहुत ही मैलेफिक हो गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और सर जो मरकरी है वो अपने 6th हाउस से, अपनी मूल त्रिकोण राशि से 8th बैठ गया है जाकर। बहुत अच्छा। और सर ये विपरीत राजयोग भी बन गया। तो मरकरी में इतनी ताकत है, तो इसका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए सर, नेगेटिव साइड। तो विपरीत राजयोग होने की वजह से इसने दूसरों के लिए विपरीत परिस्थितियां और अपने लिए विपरीत परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये विपरीत परिस्थितियां क्या समझी थी इसने कहा था भाई ये जो अमेरिका है ये इंपीरियलिस्ट है, यानी अपने साम्राज्य को ये मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है। सीनियर बुश ने इराक पे हमला किया था, तो वो ये समझता है कि वो CIA के द्वारा वो हर जगह, चाहे वो सूडान हो, सोमालिया हो, जहां जहां ये छिपा वहीं पे जाके उन लोगों ने कब्जा किया, CIA ने, और उन लोगों ने उनको भगाया। तो वो ये समझ गया कि अमेरिका जो है इंपीरियलिस्ट पावर है, और वो हरेक के जो है पटे में पांव फैलाने की उनको आदत है, यानी हर एक के क्षेत्रों में घुसने की आदत है, उनको एक सबक सिखाना। तो वो जो सबक सिखाने वाली जो बात उसके अंदर है, वो इस वजह से है कि जो शुक्र है वो एक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है वृश्चिक लगन के लिए। जी सर, मार्केश भी है, मार्केश भी है, और दुख 12th का लॉर्ड भी है, 12th का लॉर्ड भी है, फॉरेन की सॉइल का। जी सर। सर मुझे बस इतना ही बोलना है अभी। सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए सर। सबसे पहले मरकरी की दशा है, तो मरकरी की एनालिसिस जब करी हम लोगों ने, तो मरकरी को देखा, तो मरकरी 8th हाउस का मालिक और 11th हाउस का मालिक होकर के वो 6th में बैठा हुआ है। जब वो 6th बैठा हुआ है तो अष्टम भाव के गुण और 11th भाव के गुण और 6th भाव के गुण उसमें इन्वॉल्व हो गए। और उसके साथ जो है जो प्लेनेट है वो केतु है, सन है, और वहां पर उसकी मंगल की राशि पड़ी हुई है। तो मरकरी एक इंटेलिजेंस का कारक है, इंटेलिजेंट का, और केतु एक तीक्ष्ण जो है, कहते शार्प, जो शार्पनेस देता है। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं अष्टम भाव और 6th भाव इन्वॉल्व रहा, और उसकी जो रीजनिंग पावर थी, यानी कि जो इनका बुद्धि की जो बुद्धि थी वो बहुत ही शार्प थी, और वो बहुत ही शार्पली था उसके अंदर, मतलब शार्पली माइंड था उसका। और उसके अंदर मंगल भी था, तो मंगल एक जो है एनर्जी का कारक है और साहस का कारक है। तो उस व्यक्ति की, ओसामा बिन लादेन की जो बुद्धि थी वो बहुत ही इंटेलिजेंटली, और हाँ इंटेलेक्चुअल सब नहीं कहेंगे इसको यहाँ पे हम, इंटेलिजेंटली इसने वर्क किया, और उसके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ जो है एग्रेशन की फीलिंग रही, और अष्टम भाव इन्वॉल्व है। एग्रेशन की फीलिंग इसलिए रही क्योंकि मरकरी फायरी साइन में,
मरकरी फायरिंग साइन में है, मंगल है उसमें इन्वॉल्व है। और दूसरा कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी कुंडली में बुध और मंगल का, एक तो आपका जो है छठे का स्वामी 8वें में चला गया। एक तो पहली चीज तो ये वो बन गया जाके जो भी योग होता है अपना छठे का अर्च स्वामी 8वें में, अर्च अर्च अर्च, और अर्च राशि जो दसवीं परिवर्तन भी तारीख आ गया, जी। राशि परिवर्तन भी आ गया। तो कहीं ना कहीं इसका जो मरकरी है वो हम्म, बहुत ही जो है क्या कहते हैं एनर्जेटिक, और जो है क्या कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि का लिए हुए है। और उसमें जो सूर्य बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं उसको क्या कहते हैं जो उसके अंदर जो बुद्धि में है वो डिक्टेटरशिप है कि मुझे ये इनके प्रकार है, मुझे इसको करना है, जो कि 10th हाउस का मालिक बनता है। और वहां पर इसकी बुद्धि और ज्यादा तीक्ष्णता के साथ साथ शार्प हो गई, और जो है क्या कहते हैं ज्ञानवर्धक भी हो गई, क्योंकि वहां से वो जुपिटर की 5वीं दृष्टि इसके ऊपर आ रही, 9वीं दृष्टि आ रही है बुध के ऊपर। दूसरा, अब हम लोग देखते हैं कि मरकरी के नक्षत्र का स्वामी क्या है। तो मरकरी बैठा हुआ वीनस के नक्षत्र में। जब ये वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो सॉरी सॉरी हाँ मैं आ गया, हाँ वीनस के नक्षत्र में बैठा हूँ। तो वीनस की जब हम पोजीशन देख रहे हैं तो शुक्र जो है अपनी ही राशि का 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो जब हम लोग एनालिसिस करते हैं कि सेकंड और 12th का जो मालिक होता है वो अपनी दूसरी राशि के प्रभाव देता है, और केंद्र में जो है वीनस जो है क्या कहते हैं अपनी राशि का होने के कारण उसने अपने केंद्र का प्रभाव था वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया। मालव्य योग जरूर उसने बनाया, तो उसने जैसा कि आपने बताया कि मालव्य योग है तो ये कुछ ना कुछ तो अपने योग के हिसाब से देगा ही देगा। तो इसने आप बताई चुके आपने कि ये रिच फैमिली को बिलोंग करता था। तो यहाँ पे वीनस जैसे इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, तो जैसे कि ये वीनस इसका अगर मरकरी से देखें तो 2nd हाउस में है। तो हो सकता है कि धन की जो है क्या कहते हैं कभी इसको कमी नहीं रही, अथाह धन इसके पास बरसता रहा। और वीनस क्योंकि एक वाहन का भी कारक है तो उसके बाद हर चीज लग्जरी मोड में रही। और दूसरा फिर जब हम इसका राशि का डिस्पोजिटर देखते हैं तो वो मंगल है जो कि 8th हाउस में है। फिर हम लोग आ जाते हैं नक्षत्र हो गया, डिस्पोजिटर हो गया, राशि हो गया, और जो इसका जैसा कि आपने बताया फ्लेवर, तो फ्लेवर जो है इसका मतलब मंगल ही कहीं ना अधिकतर इन्वॉल्व हो रहा है, और 8th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, 6th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बुध की महादशा में इसको अपने कंप्यूटर को अपनी बुद्धि के बल पे बुद्धि का यूज करते हुए सबको परास्त करना, और उसमें छिपाव के गुण लिए हुए है। तो रहस्यमय मतलब ये मतलब कोई भी काम को करना उसको ओपन ना करना, और बड़ी सीक्रेटली उस वर्ग को करना और उसको अंजाम देना। बिल्कुल बिल्कुल बस सर इतना ही हो पाएगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ संदीप जी बोलिए। जी आप एक चीज और देखिए कि मंगल का जो नक्षत्र है वो आर्द्रा है राहु का, तो वो भी एक वायलेंस दिखा रहा है। आर्द्रा अपने आप में बहुत वायलेंट नक्षत्र माना जाता है। जी हाँ, आर्द्रा नक्षत्र में जो भी ग्रह होता है वो क्राइम का, क्रिमिनल्स का और जी हत्या का और लोगों को मारने का, किल करने का, इसका नक्षत्र माना जाता है। अगर आपने पिछले मेरे नोट्स पढ़े होंगे तो मैंने उसमें जी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जी चंद्रमा और बुध अगर किसी का आर्द्रा नक्षत्र का हो जाएगा तो चंद्रमा बुध दोनों अपनी सौम्यता खो देंगे और ऐसे आदमी को फ्रॉडस्टर बना देंगे, फ्रॉड करने वाला, क्राइम करने वाला, किल करने वाला। इसीलिए कई बार बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, अधिकारियों की कुंडली में चंद्रमा और बुध जो है आर्द्रा नक्षत्र के पाए जाते हैं तो वो अमास करते हैं, वेल्थ को बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और वो दुष्टता करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, पैसे कमाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट आपको जो नोट दिया था उसमें डाला हुआ है। जी आपने जी जी बहुत अच्छा पकड़ाया संदीप मिश्रा जी कि ये जो मंगल इसका लगन का स्वामी है आर्द्रा नक्षत्र का है, क्योंकि राहु जी का हाँ। नक्षत्र है और राहु इस पे एस्पेक्ट भी दे रहा है। और राहु इसका चंद्रमा के साथ भी आप देखिए ना, डबल इम्पैक्ट हो गया उसका। बिल्कुल एक्सीलेंट। सर इन दिस कनेक्शन हाँ अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर। सर इसका जो मून है, मून एंड राहु आर ऑफ द सेम डिग्री एक्चुअली, और राहु मून की तरफ आ रहा है, सो वो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। और उसका जो केतु है वो सन के साथ भी बहुत क्लोज डिग्री में है, सो इसका आत्मा और मन दोनों राहु केतु के गिरफ्त में है।
नहीं, सन के साथ में क्लोज नहीं, मून एंड राहु आर ऑफ द सेम। मून एंड राहु तो ग्रह युद्ध की स्थिति में है गीता जी। हाँ जी, गीता जी, जो मून और राहु है ना, एक तो मैं आपको ना एक मैं सोपी आपको बता दूं, माइंड मत कीजिएगा। एक्चुअली ये रत्ना जी ने पहले हाथ खड़ा किया था तो उनको बोलने का बनता था। अच्छा, आप हाथ खड़ा कर लिया कीजिए प्लीज। ठीक है। आपके बगल में एक आइकॉन होता है हाथ खड़े करने का। फिर भी अब आपने शुरू कर दिया है तो यू आर ए गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास एंड फ्रंट बेंचर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मून और राहु अगर 1 डिग्री के फासले पे है तो उनमें आपस में ग्रह युद्ध की स्थिति मानी जाएगी। जैसे मून है 26 डिग्री 10 मिनट का, राहु है 26 डिग्री 25 मिनट का। इसका मतलब 1 डिग्री के फासले पे। जब भी दो ग्रह 1 डिग्री के फासले पे होते हैं तो वो ग्रह युद्ध की स्थिति में माने जाते हैं, और जिस ग्रह की डिग्री कम होती है वो विजित होता है। तो यहाँ पे मून विजित हो रहा है, मतलब राहु से ज्यादा मून विजय प्राप्त कर रहा है। यही एक रीजन है कि मून के विजय प्राप्त करने की वजह से उसको एक लक का फैक्टर हमेशा वर्क करता रहा उसके साथ। पहले अफगानिस्तान में CIA ने उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंडिंग की जब वो रशियंस के अगेंस्ट में लड़ रहा था अफगानिस्तान में। उसके बाद जब उसने अलकायदा बनाई तो उसको UAE से, मुस्लिम कंट्रीज से और रशिया से पैसा मिला। जब वो अमेरिका के अगेंस्ट उसने वॉर किया, उनकी एम्बेसीज को उसने सीरिया में, सोमालिया में और अमेरिकन एम्बेसीज को उड़ाया उसने सूडान में, तो वहां पे बहुत लोगों को मारा। तो उस समय पे उसको रशियन से फंडिंग आई और आर्म्स एंड एम्यूनिशन आए, और बाद में पिता की संपत्ति का $30 मिलियन उसको मिल गया, वो उसने वॉरहेड्स में लगाया। तो कहने का मतलब है कि उसको जो चंद्रमा को विजित हो जाने की वजह से, चंद्रमा राहु के 1 डिग्री के फासले पर होने से चंद्रमा को ग्रह युद्ध में विजय प्राप्त करने की वजह से क्या हुआ कि ये व्यक्ति, इसका भाग्य जो है बहुत प्रबल हो गया, और इसके बीइंग पैशनेट बहुत प्रबल हो गया। कि जिस भी काम में पड़ा उसमें चंद्रमा का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा कि ये आदमी बहुत पैशनेट रहा उस काम के लिए, मतलब उसने जी जान ताकत अपने रिसोर्सेस सारे उसमें झोंक दिए। सर हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्लैनेटरी वॉर, सो मे बी दैट इज व्हाई, बिकॉज रेट्रोग्रेड है, राहु तो रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो आप ठीक कह रही हैं कि सूर्य राहु केतु को जो है वो मतलब क्लासिक्स नहीं लेती ग्रह युद्ध में। सूर्य राहु और केतु को ग्रह युद्ध के अंदर क्लासिक्स नहीं लेती, लेकिन जो मॉडर्न राइटर्स हैं जैसे हमारे केएन राव साहब हैं या डॉक्टर BV रमन है, उनकी किताबों में इसको केएन राव सर भी नहीं लेते हैं। He doesn't take retrograde planets in planetary war. In one of the books, like डॉक्टर BV रमन तो लेते हैं, ये तो मैं कंफर्म है मुझे। वैसे आप ठीक कह रही हैं, टेक्निकली आप ठीक कह रही हैं कि सूर्य राहु केतु को ग्रह युद्ध में नहीं लिया जाता। सर तो राहु इसका मून की तरफ बढ़ के आ रहा है, मतलब बेसिकली हिज थिंकिंग इज वॉर्प्ड विद राहु एंड केतु। सन इज और दूसरा सर जुपिटर इसका मर्करी को एस्पेक्ट कर रहा है, सो आल्सो बीइंग द सेकंड लॉर्ड ही वाज एन एक्सीलेंट ओरेटर आल्सो। बिल्कुल करेक्ट है, मतलब बोलने की क्षमता बहुत अच्छी थी। हाँ जी, हाँ, तो वो बोलेगा कैसा? गुरु जो है वो गुरु रिलीजियस बातें बोलता था, मतलब गुरु, आप एक बात देखिए ना, गुरु और गुरु का डिस्पोजिटर सूर्य है, ये दोनों ही रिलीजियोसिटी के प्लैनेट है, और उसमें सूर्य एरिस्टोक्रेटिक हो जाता है रिलीजन में, यानी अपने आप को रिलीजन का एक मसीहा बना देता है, पैगंबर मोहम्मद की तरह। तो वो शरिया लॉज को, इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसी तरीके के भाषण देता था, जो भाषण जो है वो ये समझता था कि वो उसी लेवल के हैं जो कि पैगंबर साहब के स्पीचेस थी, जो कुरान की शरिया में लिखी हुई है, कुरान की शरीयत में जो स्पीचेस लिखी हुई हैं, और कुरान की उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी, उनको कोट करता था। तो कहने का मतलब है रिलीजियस सर्मन्स ज्यादा देता था। हाँ सर, इसका थर्ड हाउस इज also Saturn is aspecting its own house, और मंगल भी अपने exalted sign को expect कर रहा है, so that made him very very bold and secretive.
शनि अपने, आप ये कहना चाह रही हैं कि शनि अपनी राशि मकर राशि को देख रहा है हाँ जी, और और मंगल अपने मंगल exalted अपनी sign है। मंगल जो है अष्टम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है। हाँ, नहीं, अपने एक्सॉल्टेड साइन को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं ना। तृतीय भाव में जो एक्सॉल्टेड साइन है उस पर अष्टम दृष्टि पड़ रही है। इससे ये हाँ, थर्ड हाउस जो so that साहस means- का है, साहस का है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी सर। थैंक यू गीता जी, बहुत अच्छा। Thank रत्ना you. जी आप बोलिए। लग्नेश अपने से 8वें गया हम्म, और वहीं पे बैठा है वो मार्स में ही, तो वो सिक्रेटिव हो ही गया। और त्रिशडाई का बन रहा है सैटर्न का घर, और बुध उसका नक्षत्र जो है बुध का शनि, नक्षत्र है ना शनि, बुध का है शुक्र है, बुध का नक्षत्र है शुक्र, नहीं शनि का नक्षत्र बुध, शनि का नक्षत्र है बुध, ज्येष्ठा। और 11th हाउस भी उसी का है बुध का जी, तो और बुध त्रिशडाई बुध का connection नक्षत्र है बन शुक्र का। आई थिंक बुध का शनि, नहीं, शुक्र का। बुध शनि का का नक्षत्र बुध है, भरणी है, शनि का शनि बुध का है। बुध है, बिल्कुल ठीक जी है, शनि का बुध है, तो त्रिशडाई का कनेक्शन भी बन गया यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। और ये मून और राहु दोनों अपने ही मतलब एक ही नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में, और बिल्कुल। गुरु 10वें बैठा है, तो मून और गुरु राहु जो है विशाखा के यहाँ, गुरु के नक्षत्र विशाखा गुरु के नक्षत्र में है, और हाँ। गुरु बैठा है 10वें में। हम्म, तो सर एक चीज मुझे पूछनी थी कि, और लगन का नक्षत्र भी शनि का है अनुराधा, तो क्या लगन का नक्षत्र जो होता है वो जहाँ जो बैठा होता है प्लेनेट उसी का सेम आ जाता है नक्षत्र? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है ना? ऐसा आवश्यक नहीं है। अच्छा, लेकिन तो जो है जो प्लैनेट वहां पे बैठेगा, जैसे प्लैनेट वहां बैठेगा तो वहां पे आप जानते हैं कि 2.25 नक्षत्र आते हैं, तो प्लैनेट की डिग्री पर आधारित होगा कौन से नक्षत्र में होगा। अब जैसे मेष लगन में या तो प्लैनेट अश्विनी में बैठेगा या भरणी में बैठेगा, 10 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा का होगा तो भरणी नक्षत्र में होगा, और अगर 26 डिग्री 40 मिनट से आ गया होगा तो कृतिका का होगा। 2.25 नक्षत्र में वो प्लैनेट बैठ सकता है, लेकिन जो लगन की जो डिग्री होगी उस पर आधारित लगन का नक्षत्र होगा। अच्छा, तो लगन की डिग्री जो है 9 डिग्री 40 मिनट की है, तो लगन का जो नक्षत्र है वो अनुराधा है, यानी शनि का नक्षत्र है। और ये स्ट्रॉन्गर स्थिति हो गई कि लगन का नक्षत्र पे ही शनि बैठे हुए हैं जो कि नक्षत्र के स्वामी है। तो उसका मतलब इस आदमी की पर्सनालिटी में जो हट्टीपन है और जो जिद है और जो बैकबेंड ना करना है, मतलब पीछे पाँव ना रखना है और किसी बात को हट के द्वारा पूर्ण करना है, वो स्थिति इसकी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। और मरकरी जो है वो बुध के केतु के साथ है, तो केतु मैलिफिक प्लेनेट है और बुध भी नेचुरल एंड मैलिफिक प्लेनेट है, और सन जो है उच्च का है। तो इनके फादर का जो आपने बताया रॉयल और काफी अच्छे ही थे, तो वो भी आ गया सन उच्च के है इसलिए, और बुध इसलिए और ज्यादा मैलिफिक हो गया। करेक्ट। और नहीं, फादर का जो है वो बहुत अच्छा होने का कारण तो ये है कि जो 9th हाउस है, 9th हाउस का लॉर्ड जो चंद्रमा है राहु के साथ है, जो कि कंस्ट्रक्शन का प्लेनेट है, और वो 12th हाउस में है। तो उनकी जो कंपनीज थी वो सऊदी अरबिया और उसके आसपास ओमान, कटक, ओमान, कुवैत और दूसरे जितने भी नेशंस थे वहाँ पे ब्रिजेस बनाना, वहाँ पे फ्लाईओवर्स बनाना, वहाँ स्काई स्क्रैपर्स बनाना, बहुत बड़े वो कंस्ट्रक्शन मैग्नेट माने जाते थे, बिलियनियर थे जो। तो वो चीज तो उससे आ रही है कि चंद्रमा का डिस्पोजिटर से आ रही है, क्योंकि चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो गया, पंच महापुरुष योग बनाने वाला शुक्र हो गया, और जो कि दसम भाव में बैठा हुआ है। तो इसलिए वो उस तरह की ऑपुलेंस उसने पिता के रूप में दी। जो ऑपुलेंस है उसको, जो ऑपुलेंस या उसको जो वो मिली, जो समृद्धि मिली, तो समृद्धि इसी वजह से उसको मिली कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं जो कंस्ट्रक्शन का प्लैनेट है, और चंद्रमा जो है फॉरेन के हाउस में भी बैठे हैं, और साथ में चंद्रमा की राशि में शुक्र पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। और पिता के घर में ही चंद्रमा की राशि है, 9वें घर में भी है चंद्रमा की राशि।
बिल्कुल। बस हाँ और चार। चंद्रमा और राहु दोनों जो नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र के हैं, जो कि जी 10th हाउस में सूर्य की राशि में है, और उसका डिस्पोजिटर, गुरु का डिस्पोजिटर सूर्य उच्च का है, तो साफ साफ दिखाता है कि गुरु भी मेगा प्लैनेट है, सन भी मेगा प्लैनेट है, तो धन के मामले में बहुत मेगा लेवल्स पे उसके फादर थे। जी हाँ जी। हाँ गीता जी, आप वो पहले उन्होंने हाथ खड़ा किया था आपके, एक मिनट, नमिता गर्ग जी ने। नमिता गर्ग जी आप बोलिए, फिर गीता जी बोलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मुझे ज्यादा नहीं बोलना था, बस मैं ये देख रही थी कि सन वीनस जो है वो सन की कृतिका नक्षत्र में है, और कृतिका नक्षत्र भी बहुत तीक्ष्ण नक्षत्र माना जाता है, और ये भी एक विध्वंसकारी नक्षत्र है। तो इसके, और सर मैं टोटल लिस्ट देख रही थी इसके नक्षत्रों की, तो इसके सारे नक्षत्र जो हैं वो तीक्ष्ण नक्षत्र है सर, सौम्य नक्षत्र नहीं है। और दो जुपिटर के नक्षत्र में मून एंड राहु है, लेकिन कहते हैं जुपिटर का विशाखा नक्षत्र भी थोड़ा सा मैलेफिक नक्षत्र में ही आता है। मैं ठीक बात है। पता नहीं कितना सही है सर, मुझे नहीं मालूम ठीक नहीं। है, ठीक बात है, अच्छी बात है। बस यही मेडिकल बोलना था। एस्ट्रोलॉजी में मैंने नक्षत्रों के बारे में काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग मेरा जो अपना चैनल है सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और इवन सुनील जी का जो चैनल है उसके पाठशाला, वहाँ मेरे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के आप उसमें नक्षत्र वाले जो रोल्स है ना, नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के बारे में काफी डिटेल में पढ़ाया गया है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके सर, हाँ थैंक गीता यू जी सर। बोलिए। थैंक यू सो मच। आई वांट टू आस्क यू कि ये जो दशा पीरियड है, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, राहु, तो राहु तो प्राण दशा में विस्फोटक हो गया, पर बाकी सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, सो उसका कुछ यू वुड लाइक टू कमेंट समथिंग ऑन दैट कि सारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के टाइम पे ये हुआ है? देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो होते हैं ना, वो अपनी सौम्यता खो देते हैं, नंबर वन, और वो काफी तीक्ष्ण हो जाते हैं, इंटेंस हो जाते हैं। दूसरा, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो एब्रेसिव माने जाते हैं, यानी कि वो अपनी नॉर्मल जो है स्थितियां जिनसे वो सिग्निफाई करते हैं, उन स्थितियों के विपरीत पे काम करने लगते हैं। जैसे गुरु जो सात्विकता का प्लैनेट है, जिस समय गुरु रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो सात्विकता नहीं, वो मंगल की तरफ बिहेव करने लगेगा, वो तामसिकता में आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे बुध है, एक स्ट्रेट थिंकिंग का, सिंपल थिंकिंग का प्लैनेट है, लेकिन बुध अगर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो वो सिंपल थिंकिंग को ट्विस्टेड थिंकिंग में कन्वर्ट कर देगा। बुध वाला जो है एक आदमी को फियर एंड फोबिया क्रिएट कर देगा, या ऐसा बना देगा जो दूसरे आदमी को फियर एंड फोबिया दे। बुध और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब बुध रेट्रोग्रेड होता है, तो ऐसा आदमी फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर होता है। यानी कोई अगर आदमी बैंक से या किसी का पैसा हैक कर रहा है, तो वो एक आम आदमी की तरह बैंक से पैसा नहीं निकाल रहा है। एक आम आदमी जो अपने बैंक से जाके पैसा निकाल रहा है, वो एक सिंपल प्रोसीजर है, और वो लॉ के अंतर्गत है कि अपने अकाउंट से आपने चेक काटा और अपने 10 लाख रुपए वहां से ट्रांसफर कर दिए किसी अकाउंट में, या कैश निकाल दिया। आपने कहा मुझे कैश की जरूरत है, आपने 2 दिन पहले बैंक वालों को बता दिया, बैंक वाले आपको 10 लाख रुपए कैश दे देंगे। लेकिन अगर कोई किसी दूसरे के अकाउंट से अगर पैसे को हैक करके निकाल रहा है, तो ये बुध रेट्रोग्रेड और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, ये फ्रॉडस्टर कॉम्बिनेशन माना जाता है, फ्रॉड का, इकोनॉमिक फ्रॉड का। अब यहाँ पे स्थिति क्या है कि वो इकोनॉमिक फ्रॉड ना करके सूर्य साथ में बैठ गया है, जो गुरु का डिस्पोजिटर है, तो वो आदमी उसको यूज कहाँ कर रहा है? रिलीजियस कॉज के लिए और आर्म्स एंड एम्युनिशंस के लिए, क्योंकि बुध यहाँ मंगल के साथ में युति में आ गया राशि परिवर्तन की वजह से। तो वो जो भी काम कर रहा है, और उसमें मैनेजमेंट का प्लैनेट शुक्र और जुड़ गया, जो कि नेगेटिव साइन में, फीमेल साइन में, प्रिस्टोडिया साइन में बैठा है, जो कि फंक्शनल मैलिफिक है लगन के लिए शुक्र, और 12th का लॉर्ड है। तो वो कहाँ पे लेके जा रहा है? सर पापकर्त्री में भी है। पापकर्त्री में भी है, बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। उसका मतलब है उसकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग एक सर्टेन कॉज को लेके है, जो कि रिलीजियस कॉज है। उस रिलीजियस कॉज के लिए उसने ये नहीं सोचा कि जो मैं 3100 आदमियों को मार रहा हूं, इनकी एक भी गलती नहीं है, इसमें बहुत से मुस्लिम्स भी होंगे। उसने कहा भाई ये तो एक कोलेट्रल डैमेज है। उससे जब ये कहा गया कि भाई, जब उस समय मोहम्मद अटा ने, जो कि इसका मतलब जिसे लीड रोल में दिया गया था, इन चारों प्लेन्स को बॉस्टन एयर स्पेस से ले जाके
एक तो वॉशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट हाउस में अटैक करना, ओवल हाउस में, ओवल ऑफिस में अटैक करना, दूसरा ट्विन टावर्स में 2 प्लेन को अटैक करना, तीसरा जो है वो पेंटागन में जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में, तो चारों प्लेन जो हुए, मोहम्मद अट्टा जो वो था इस्लामिक जिहादी था, अलकायदा का प्राइम मेंबर था, तब ये मोहम्मद अत्ता ने पूछा, उसने कहा वहां तो बहुत मुस्लिम्स भी काम करते हैं ट्विन टावर में, तो क्या उनको नहीं मारा जाएगा, क्या वो नहीं मरेंगे? तब वो कहता है कि तुम भी तो मुस्लिम हो, तुम भी तो मारे जाओगे। ये सारे के सारे कोलेक्टरल डैमेज में आ जाते हैं। बहुत पढ़ा लिखा था ओसामा बिन लादेन, बहुत पढ़ा लिखा था। अबोताबाद में जो वो छिपा था, 5 साल छिपा रहा और अमेरिकन गवर्नमेंट को एक भी आभास नहीं लगा कि ओसामा बिन लादेन छिपा कहाँ है। इसकी एक मूवी आई थी जीरो डार्क 30, ये आप लोग जरूर देखिएगा, ZERO, जीरो डार्क 30। ये मिडनाइट को बोला जाता है, 00 आवर्स, मिडनाइट आवर्स। डार्क का मतलब है कि मिडनाइट, 30 का मतलब है पास 30 मिनट्स। जलालाबाद में अफगानिस्तान से जो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स, जो हॉक हेलीकॉप्टर्स उड़े थे यूएस मरीन्स की 6th डिवीजन को लेकर, जो कि बड़ा जबरदस्त डिवीजन मानी जाती है नेवी सील की, मरीन ऑफिसर्स की, जो कि बड़ी हाईली गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेंड होती है। तो 6 डिवीजन के नेवी सील के लोग जो इसमें गए, इन प्लेन्स में इसमें गए, हेलीकॉप्टर, बॉहॉक हेलीकॉप्टर्स में, इसमें से एक वहां गिर भी गया अबोटाबाद में, और लेकिन कैजुअलिटी किसी की नहीं हुई। वो सारे के सारे फिर दूसरे हेलीकॉप्टर से वापस आए, ओसामा बिन लादेन की बॉडी को भी लेके आए। 6 फुट 4 इंच का मरने के बाद वो दिखा, और उसके बर्थ के सर्टिफिकेट्स और सब कुछ मिल गए थे सारे। वो जितने भी हार्ड ड्राइव थी सारी उनको कैप्चर हो गई थी। तो उसके जहाँ जहाँ पे उसके वो थे वो एलिमिनेट किए गए, जहाँ जहाँ उसके ठिकाने थे और जहाँ जहाँ अलकायदा के लीड मेंबर्स थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो इतना इंटेलिजेंट आदमी था कि 5 साल वहाँ छुप गया पाकिस्तान में, और आईएसआई ने उसको प्रोटेक्ट किया। वहीं पे जो है उसकी वहाँ पे मिलिट्री एकेडमी थी उसके बगल में। अबोटाबाद में 5 साल रहा वो, और अबोटाबाद में जबकि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा वो CIA का ऑपरेशन चल रहा था, 5 साल तक उनको भनक नहीं पड़ी कि आदमी छुपा हुआ है। मतलब आप समझिए कितना इंटेलिजेंट आदमी था ये, और जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहां रह रहा था। उसकी वहां पे एक लेडी की डेथ हुई, उसकी बीवी के फीमर वेन में, मतलब पाँव में गोली मारी गई। उसकी बीवी ने एक मरीन ऑफिसर के ऊपर जो है झपट्टा मारा, और ओसामा बिन लादेन के हेड पे गोली मारी गई, और एक और 3 टेररिस्ट टोटल वहां मारे गए। आप ये जीरो डार्क 30 ये मूवी देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ये बड़ी बायोग्राफिकल मूवी है। ये मूवी बड़ी रिसर्च के बाद बनाई गई है, और एक्चुअल में इसके अंदर कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। मतलब आप समझिए कि इसने इतना बड़ा ऑपरेशन 2 साल की पेशेंस के बाद इसने यूएस सॉइल पे किया। ये इस दशा से प्रूव होना चाहिए। मैं आप लोगों को जो रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो ये है, आप लोगों ने मुझे जनरल डिस्क्रिप्शन तो इवन हमें अखिल साहब ने भी दिया है, नमिता गर्ग जी ने दिया है, गीता लाल जी ने दिया है, और हमारे संदीप मिश्रा जी ने दिया है, जिससे ये तो समझ में आता है कि आप भी बहुत विस्फोटक है, इंटेलिजेंट है, आप बहुत सरप्टियस गुरिल्ला वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये दशा से इतनी बड़ी कैजुअलिटी को निकालने की जरूरत है हमें। ये दशा एक फॉरेन सॉइल पे हुई है, और इस दशा में जो है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज टेकन बाय सरप्राइज, जो कि CIA का, जो कि वहां की फोर्सेस का कमांडर इन चीफ है, जिसके पास CIA की सारी इंटेल रहती है। CIA के डायरेक्टर को बदल दिया गया, क्योंकि CIA के डायरेक्टर को क्लू नहीं था कि इतना बड़ा 2 साल से प्लान हो रहा था। वहां बोस्टन में वो लोग जो है CPL लाइसेंस, सर्टिफाइड पायलट लाइसेंस, उसके पाकिस्तान से आए हुए जिहादीज ले रहे थे, और वो लोग जो हैं प्लेन को हाईजैक करके ले गए। कैसे प्लेन के अंदर वो इतना एम्यूनिशन लेके चले गए? कैसे उन्होंने लोकल लोगों को जो है अपने साथ में मिला लिया, जिन्होंने कि स्मगल किया आर्म्स प्लेन के अंदर? सारे प्लेन्स का हाईजैक हुआ। ये सोचने वाली बात है, 4 प्लेन्स का हाईजैक हो जाना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो इस दशा से पूरा निकालने की जरूरत है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू to put your mind into at least 3 components
की दशा, बुध हो गया, शनि हो गया, गुरु, अगर आप 3 दशाओं से प्रूव कर दें इस बात को, तो भी मैं संतुष्ट हूं। कनिका हमारी फ्रंट बेंचर है। कनिका, आप बोलो। मिस्टर राकेश दुबे को काफी अच्छी नॉलेज है। राकेश जी, आप बोलिए। हरप्रीत साहब को बहुत अच्छी नॉलेज है। सविता वर्मा जी को बहुत अच्छी नॉलेज है। कनिका तो मुझे लग रहा है सो गई है। और राकेश दुबे जी, भाई आप लोग तो फ्रंट बेंचर्स हैं यार, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को क्या इसमें, क्या आप लोगों को हिचा क्या है? मैं हूं ना बैठा हुआ यहाँ पे, मैं भी आप ही लोगों की तरह था, बहुत गलतियां करता था, लेकिन मैं गलतियों से कभी शर्माता नहीं था। मैं बोलूं? हाँ संदीप जी, बोलिए। जी गुरु जी, मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि यदि साधारण स्थिति में देखें तो चंद्रमा चूंकि राहु के साथ है और एकदम क्लोज डिग्री में है, और प्लस यदि हम ये देखते हैं कि चंद्र कुंडली के हिसाब से 11th हाउस में जुपिटर चला जाता है, जो एक्सपेंशन करता है, और जो कि सूर्य के नक्षत्र में है, जो कि 9th में बैठा हुआ है बृहस्पति से, और बृहस्पति सूर्य को, यानी कि जिस नक्षत्र में स्वयं बैठा हुआ है उसी को देख रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन मिलता है उसको, इवेंट को। और दूसरी बात एक ये है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन योग है, जैसा आपने ही बताया, आपके ही कारण मुझे पता चला कि दोनों ग्रह दोनों ही जगह आ जाते हैं, जैसे कि बृहस्पति और मंगल का राशि परिवर्तन है, तो वो एक वायलेंस क्रिएट हो जाती है, और उसको एक्सपेंशन बृहस्पति की वजह से मिल जाता है, मंगल की वजह से। मंगल क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, इसलिए ये इतना बड़ा एक्सप्लोसिव घटना होती है। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। ये देखिए, इन्होंने जो है संदीप मिश्रा जी ने चंद्र लग्न की कुंडली से इस घटना को प्रूव करने की कोशिश की है, विच इज अ ग्रेट एफर्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले राशि कुंडली से इस घटना को आप लोग बताइए, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास इसकी होने वाली है, नक्षत्र डिस्पोजिटर इसकी। तो मैं चाहता हूं आप लोग, अगर किसी को भी मेरे साथ में शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरा आईक्यू, मैं 63 इयर्स का हूं, मेरा आईक्यू आज की डेट में आप लोगों से आधा है। मुझे याद नहीं रहता, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे याद नहीं रहता कि मैंने अपने एमए में मैंने क्या क्या पढ़ा था, किस किस सब्जेक्ट को पास किया था। मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन का याद नहीं है। 1982 में मेरे कौन कौन से पेपर्स थे। आप बात को समझिए, मेरा आईक्यू तो आपसे और भी कम है, तो फिर आप लोगों को शर्माने की क्या जरूरत है? अरे आप लोगों का तो आईक्यू इस समय इंटैक्ट है। सर, आपका वो वाला फॉर्मूला, जो अनऑक्यूपाइड घर है बुध, उनका पहले रिजल्ट देगा। हाँ, एक्सेलेंट। रत्ना जी बोल रही हैं? जी हाँ जी, 11वां घर में बुध की अनऑक्यूपाइड है, और वो शनि का नक्षत्र भी है, तो पहले 11वें घर के रिजल्ट देगा, और शनि के भी दोनों अनऑक्यूपाइड घर हैं। नहीं, आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे बोलना है कि बुध जो है भरणी नक्षत्र का है। हाँ हरप्रीत साहब, आप बोलिए। सर हम ये कह रहे हैं कि ऐसी तरीके की घटनाओं के लिए सर 6 से 12 हाउसेस का होना बहुत हरप्रीत साहब, जरूरी है। अपना वीडियो, एक मिनट वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। एक सेकंड सर। थैंक यू। सर हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं के लिए 6 से 12 का होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। जो कि इसमें दिख रहा है, तीनों 6 से 12 स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, जिसमें लगन लॉर्ड, राहु, मून सब है। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जो दशा चल रही है मरकरी की, उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो वीनस है। वीनस है, बिल्कुल ठीक। थ्रू वीनस और मरकरी हम लोग अगर देखें तो 12, 7, 6, 8 एंड 11 6 हाउसेस आर इन्वॉल्व। 12, 7, 7, 6, 8 एंड, 11 बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। और Lagna 6, is 8, also 12 Lagna is और also involved in the dasha. और नहीं सर, अभी नहीं आया, हम्म मरकरी के केस में नहीं आया, नीचे आएगा सर। ठीक है। ठीक है। नो, इसके थ्रू 7th and 12th, 7th हाउस जो हो गई अदर लैंड हो गई जो आपने बताया था, विद 6, 8, 12, तो बिल्कुल। दैट इज वहां से ओपोनेंट और उसकी वो चालू होती है घटना। और वीनस से एयरबस भी आ गई, वीनस से एरोप्लेन्स भी आ गए। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। नो एग्जैक्टली आई कैन नॉट पिन पॉइंट की वो है, लेकिन इट इज अ डेंजरस इवेंट जो भी है। नो सैटर्न भी सिमिलरली सर मरकरी को इन्वॉल्व करके 6, 8 and 1 हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। और अगर हम जुपिटर को देखेंगे तो वो भी सिमिलरली 6, 8 और 12 थ्रू वीनस, क्योंकि उत्तर फागुनी का भी जो नक्षत्र लॉर्ड है वीनस है। उत्तरा फागुनी का होने का मतलब है सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड है, उसका नक्षत्र लॉर्ड सूर्य। यस सर, उसमें भी देखेंगे तो सन 6th में और क्या कहते हैं 10th हाउस और 6 और 10 और गुरु की राशियां पंचम होगी और सेकंड होगी जो कि मार्केश हो गया। हाँ जी सर। तो ये जो हाउसेस है इसमें ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट 6, 8, 12 और 7 की है। ठीक है। तो विच कॉम्प्रोमाइजेस की कोई बैड इवेंट, वायलेंट इवेंट, जो भी इवेंट है वो इवेंट को उसने यहाँ पे दिखाया। बिल्कुल ठीक कहा जी सर। एक्सेलेंट। हाँ जी, राजेंद्र प्रकाश जी, राजेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव साहब बोलिए। संदीप जी मैं आपके पास आता हूँ अभी। सर ये मरकरी और सैटर्न सर 6, 8 आपका में थोड़ा सा लाइट तो बढ़ाइए जनाब, आपकी शक्ल आज तक तो नहीं देखी मैंने। सर एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था तो यहाँ पे सब डार्क ही डार्क है। अरे तो आपकी तो इतने क्लास हो गए, 8वीं क्लास है आज, 8वीं क्लास तक आपसे रूबरू नहीं हो पाए। सर ये एक्चुअली जो टाइम है सर एक्चुअली क्लासेस का, उसमें मैं ऑफिस से जस्ट रिटर्न होता रहता हूँ सर। तो इट्स अ कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज़ लाइट इज नॉट देयर। नहीं, आज तक मुझे ये नहीं मालूम कि आप यंगस्टर हैं कि अधेड़ हैं कि मेरी तरह से बुजुर्ग हैं कि आप जो हैं सर 43 इयर्स। अच्छा ठीक है सर। चलिए सर मरकरी एंड सैटर्न सर 6, 8 तो ये एक खराब रिजल्ट के लिए देखिए इन्होंने इक्वेशन खराब थ्योरी को रिजल्ट हो उठाया सकता है। है। मैं आप लोगों को सबको बता दूं, राजेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो दशा के लॉर्ड्स हैं उनके इक्वेशंस भी लिखे जाते हैं। बुध में शनि का अंतरा है, बुध की महादशा शनि का अंतरा है, तो बुध में शनि षडाष्टक है, 6 and 8 कॉम्बिनेशन पे बैठे हैं, तो उसका मतलब 6th और 8th हाउस दोनों के दोनों एक्टिव हो जाएंगे। ये इक्वेशन थ्योरी मानी जाती है दशा के अंतर्गत। जब भी छठा और 8वां इन्वॉल्व होता है तो छठा कुरुक्षेत्र का मैदान है, यानी कि ओपन वॉर एंड बैटल अगेंस्ट समबडी, और 8th हाउस है इन्वॉल्व होता है तो गुरिल्ला वॉरफेयर का होता है, यानी कि एक आदमी को बिना पता चले आप उस पर अटैक कर दें। बहुत अच्छा, आगे बोलिए। यस सर, यही सर एक पॉइंट आ रहा था, बाकी और फिर शनि में गुरु भी देख लीजिए, चतुर्दशम है। चतुर्दशम है, अगर आपके हिसाब से आप देखें तो दसम भाव को प्रमोट करता है, यानी कि उसकी इसके बाद अलकायदा जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ड्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। मतलब नेटो नेशंस, यूरोपियन नेशंस, सर्टेन इकोनॉमिक कंट्रीज के नेशंस, और इसका मतलब इवन इन पाकिस्तान ऑल्सो अलकायदा और अफगानिस्तान, हर जगह अलकायदा का वर्चस्व लहरा गया, परचम लहरा गया कि अलकायदा इज कैपेबल ऑफ वेरी हार्ड अटैक्स। तो यानी कि फोर्थ हाउस इन्वॉल्व कर रहा है। फोर्थ हाउस जो है, अब ये भी कह सकते हैं कि प्लेन्स को यूज किया गया। फोर्थ हाउस जो है व्हीकल का है, और 10th हाउस जो है वो पर्पसफुलनेस का है, टू अचीव एन एंड यू हैव। यस सर, बहुत अच्छा राजेंद्र प्रकाश जी। यस, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक? थैंक यू सर। हाँ बोलिए, आर के जान साहब बोलिए। आर के जान साहब बोलिए, म्यूट करके, अनम्यूट करके, सॉरी। आर के जान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है।
एक बार अपने ऑडियो का दोबारा उसको निकाल के दोबारा लगा के देखिए, आपकी वॉइस आ नहीं रही है। किसी को आ रही है जैन साहब की वॉइस? नहीं। जैन साहब आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तब तक आप ठीक कर लीजिए। नमिता जी हाँ बोलिए, वीडियो ऑन करके बोलिए। सर पता नहीं क्या सही है, लेकिन मेरे दिमाग में आता है सर, यहाँ पे जो है 12th हाउस जो होता है वो आकाश तत्व की राशि का होता है। यहाँ बिल्कुल से ठीक। हम तो सर मरकरी जो है वो वीनस की राशि, वीनस के नक्षत्र में है। वीनस का नक्षत्र से 2 हाउस एक्टिव हो गया, 7th एंड वो सॉरी 12th एंड 7th। बिल्कुल। और मरकरी जो है वो देख भी रहा है 12th हाउस को, और वहां पे उनका मून और राहु बैठा है। सर काफी इच्छाएं जो होती है वो मून से रिलेटेड होते हैं, हमारे एक्शंस, उसको मरकरी ने एस्पेक्ट दिया, और मरकरी का नक्षत्र भी इधर वीनस में वीनस का हो रहा है। तो सर इसलिए लगता है कि आकाश से कुछ कनेक्शन होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और दूसरा आकाश से कनेक्शन इसलिए भी हुआ कि कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि भी आकाशीय तत्व की है। और आप देखिए जब गुरु का प्रत्यंतर आया, तो गुरु के प्रत्यंतर में उसका जो नक्षत्र का स्वामी है उत्तरा फाग्नि सूर्य है, वो सूर्य सबसे पहले तो कहेगा कि मेरी साइन को जो अनऑक्यूपाइड है उसको सर्व करो। अनऑक्यूपाइड कोई नहीं है तो कहेगा मुझे सर्व करो, छठे हाउस को सर्व करो, तो गुरु उसके साइन को सर्व करेगा। फिर वो कहेगा कि मेरे ऑक्यूपाइड साइन को सर्व करो, तो गुरु अपने जहां बैठा है उस दसम भाव को सर्व करेगा। तो गुरु के दसम भाव को सर्व करने से एम्पावरमेंट आती है, ताकत आती है, राजशाही आती है, और एक तरह से एक राजा का एक ऑर्डर आता है। अब ये चूंकि छठे हाउस को सर्व कर रहा है गुरु और दसम भाव को सर्व कर रहा है, तो फिर जो इसका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है वो कहेगा गुरु से अब अपनी अनऑक्यूपाइड साइन को पहले सर्व करो। तो इसकी दोनों ही साइन इसके अनऑक्यूपाइड है। इसका एक साइन जो है मूल त्रिकोण साइन है उसको पहले सर्व करेगा, सेकंड हाउस को। तो सेकंड हाउस के लिए ये सारा पैसा इकट्ठा किया गया सऊदी अरेबिया के मुस्लिम से, अमीर से, यानी कि दूसरा हाउस यहाँ एक्टिव हो गया। और दूसरा मोटिवेट किया उसामा बिन लादेन के जो कैसेट से जो रिकॉर्डिंग्स थी, उन रिकॉर्डिंग्स को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने सीक्रेटली सुनाया, जिसमें उसने एक बार भी उसने अमेरिका का नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ अपने जिहादी वॉर की बात की। उसने कहा कि हम जो है मिडिल ईस्ट में किसी भी बाहर से आने वाले देश को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए सीआईए को ये अंदाजा नहीं लगा, उनको लगा कि ये अफगानिस्तान में अमेरिका के घुसने के बारे में बात कर रहा है, सऊदी में अमेरिकन फोर्सेस है उसकी बात कर रहा है, इराक में अमेरिकन फोर्सेस है उसकी बात कर रहा है। लेकिन ये सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट था, तो सेकंड हाउस स्पीच का है, सेकंड हाउस धन का है। मुस्लिम नेशंस के अमीरों ने धन दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 4 प्लेन को हाईजैक करना, ये सब करना, लोगों के परिवार को लुक आफ्टर करना, जिनकी डेथ होने जा रही थी, जिन जिहादियों की, इसके लिए बहुत फंडिंग की जरूरत थी। वो फंड्स का सब इकट्ठा होना, इसको जो है पिता की संपत्ति का मिलना, ये सारी चीजें। उसके बाद वो 5th हाउस को वो कर रहा है। 5th हाउस जो है वो आकाशीय तत्व भी है। 5th हाउस, 9th हाउस जो है हमारा है कालपुरुष की राशि में 9 नंबर की राशि जो सेकंड में पड़ी है, वो पावर एंड एक्सपेंशन का, ग्रोथ का भी है। उसने अपने एरियाज को एक्सपेंड कर दिया, उसने पूरे वर्ल्ड में अटैक करने का उसने प्लान बनाया। और चूंकि आकाशीय राशि है मीन राशि, तो उसने उसके दिमाग में आया कि बम्स अगर बनाने हैं तो प्लेन में पूरा फ्यूल भर के उसी का बम बना दिया जाए, उसी को टक्कर मार दी जाए। अगर ये सोचिए कि ओवल हाउस में अगर उसने टक्कर मारी होती तो वहां पे कितने लोग, यूएस प्रेसिडेंट तो जाते ही जाते, उनका पूरे नेशनल एडवाइजर्स, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी और स्टाफ ऑफिसर्स और कितने लोग मारे जाते। वो तो अच्छा हुआ कि जो पैसेंजर्स ने रिवोल्ट करके पेंसिल्वेनिया में प्लेन को गिरा दिया। और सर जो 12th राशि है वो अपनी जो उसका प्लेस है 12th से 6 बैठी हुई है सर, ये भी देखिए, मुझे लगता है ये भी हमको कंसीडर करना चाहिए। 12th राशि कौन सी 12th राशि की बात? सर जो 5th में 12th राशि पड़ी है वो 12th हाउस से 6 है।
वो तो हर एक होम हमेशा होगी ही होगी, वो तो हर कुंडली में 5th हाउस जो है 12 से 6 होगा। जी नहीं सर, मीन राशि जो है वो वहां से 12 से 6 पड़ी है, ये नहीं सोचना चाहिए हमको? नहीं सोच सकते हैं, वो भी एक थिंकिंग तो है कि भाई छठे में आ गई तो झगड़े फसाद में आ गई। भाई 5वां भाव है, वो थिंकिंग का भाव है, उसकी थिंकिंग सारी झगड़े फसाद की थी। भाई आप ये समझिए कि उसका षडाष्टक हो गया, षडाष्टक हो जाने से जुपिटर अपनी राशि से, जुपिटर पंचनवम है अपनी मूल त्रिकोण राशि से, लेकिन हाँ इस पंचम भाव की राशि से षडाष्टक है। षडाष्टक हो गया। हाँ तो उसने और रेट्रोग्रेड हो गया, तो उसने बड़ी ट्विस्टेड थिंकिंग की और 10th हाउस पे आके बैठ गया। तो 10th हाउस पे बैठ जाने की वजह से 10th हाउस इस तरह का राजशाही का एम्पावरमेंट होता है, एरिस्टोक्रेसी। मतलब आप ये समझिए कि उसने अपने एक्शन से पूरे अमेरिका को हिला दिया। सर और गुरु भी सन की राशि में और सन के नक्षत्र में है, तो वो भी अग्नि तत्व का हो गया, जो प्रत्यंतर दशा है। बिल्कुल ठीक हाँ कहा, जी, बिल्कुल ये ठीक सर कहा। मैं जुपिटर जो है वो सन के नक्षत्र में एंड सन की राशि में, तो बहुत ही पावरफुल हो गया। वेरी करेक्ट। हाँ भाई, और कोई बोले? आर के जैन साहब आपका ठीक हुआ है क्या? एक बार ऑडियो ट्राई करके देखिए। नहीं सर हुआ नहीं आपका ठीक, आपका ऑडियो ठीक नहीं हो पाया। हाँ भाई, हमारे फ्रेंड बेंचर्स कहाँ चले गए सारे के सारे? राकेश दुबे जी, यार आप तो इतनी अच्छी ज्योतिष जानते हैं, कमाल है। पार्टिसिपेट करने से कभी नहीं शर्मा जी। कनिका महाजन, अरे हमारे भारतीय विद्या भवन में जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पे एक महाजन ही एक लड़की थी जिसने टॉप किया था। क्या कनिका, नाम मत खराब करो, बोलो कुछ। सर हाँ सभी दी, ये बहुत अच्छा, थैंक यू। सूर्य सभी दी, अपने सूर्य 10th भाव का स्वामी होकर के अपने से 9 में गया है। 9वां मिनट, भाव जो होता है वो धर्म का होता है। सभी दी और आपकी शक्ल नहीं दिख रही मुझे। हाँ हाँ, जरा सा वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सर सूर्य जो है वो कर्म भाव का स्वामी है और अपने से वो 9वें में गया है, जो कि धर्म भाव का है, और वो फायरी प्लैनेट में गया है एक्सेलेंट। राशि में। तो वो दिखा रहा है कि उसकी जो कर्म होगी, और वहां चूंकि जुपिटर बैठा हुआ है तो जो भी कर्म करेगा वो जैसे वो मारपीट लड़ाई झगड़ा इस तरह जो से भी करेगा वो स्थिति। रिलीजन से रिलेटेड हो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें डिवाइन हेल्प भी उसे मिलेगी। बहुत 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 एक्सेलेंट। हाँ रवि जैन साहब, वीडियो ऑन करके बताइए, अनम्यूट हो जाइए। रवि जैन साहब अनम्यूट होके वीडियो ऑन करके बताइए प्लीज। मित्र मेरे पास जो है सिर्फ 2 मिनट और हैं। रवि जैन साहब जल्दी से अनम्यूट होइए और वीडियो ऑन करके बताइए। हेलो, रवि जैन साहब को मैं देख भी पहली बार रहा हूँ, ये हमारे क्लास में है कि नहीं है? अच्छा भाई, ये हमारी सुनील जी की क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। ये नोट्स आज आपको मिल जाएंगे, इन नोट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैं आई एम श्योर कि इतने बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन आज आप लोगों ने प्रूव कर दिया है कि मेरे नोट्स जो है कंप्लीट नहीं है। यू हैव गिवन वेरी वेरी गुड इनपुट्स। आप लोगों के जो इनपुट्स हैं वो मेरे लिए भी आई ओपनर थे। जिसने भी बोला, जिसने भी इनपुट्स दिए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए हैं। उनको आप जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है। रवि जैन साहब, आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है क्या? मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ इस क्लास में। नहीं, और वो तो आर के जैन साहब हैं। ये आर के जैन साहब ने तो ज्वाइन किया है, रवि जैन ने। रवि जैन के नाम से भी यहाँ वीडियो चल रहा है। हाँ, रवि जैन का दिखता है सर। रवि जैन आप हैं कि आप हैं आर के जैन साहब? नहीं, मिस्टर रवि जैन हमारे ग्रुप में तो नहीं है कोई। आर के जैन है, रवि जैन और आर के जैन। जैन भी है सर, A1 से है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो रवि जैन साहब, आप बोलना चाहते हैं? जल्दी बोलिए, क्योंकि 20:58 हो गया है, जल्दी बोलिए। नहीं चल रहा, उनके कह रहे हैं ऑडियो में प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, ऑडियो प्रॉब्लम, कोई बात One very quick question, sir.
ये D9 में राहु त्रिकोण 9th त्रिकोण में बैठा हुआ है और D10 में भी 9th त्रिकोण में बैठा हुआ है. So does that mean that Rahu becomes benefic? Will you consider the Trikon position in D9 and D10 charts? Abhi, this is a very premature stages to even talk about any of the divisional charts. We have to touch the divisional chart in a very, very systematic way. Actually, गीता जी क्या है कि जब हम ना small first steps आगे लेते हैं ना, तो क्लास के सारे जितने भी हमारे 40 मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे चीजों को लर्न करके आगे बढ़ेंगे. और आपको उसामा बिन लादेन की तरह की पेशेंस दिखानी पड़ेगी मेरे साथ. आप समझिए 2 साल उसने प्लानिंग की थी, तब उसने जो अमेरिका पे अटैक किया. मैं तो उसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो मैं उससे कहता गुरुदेव मुझे भी पेशेंस सिखा दो. आई एम वेरी इम्पेशेंट. क्लास बंद करने के लिए मैं इतना इम्पेशेंट हो रहा हूँ कि अभी 2059 हो गया. फिर सुनील जी कहेंगे कि मेरे 8-9 स्टूडेंट आपके साथ हैं और उनको आपने सबको डिले करा दिया. Okay, all the best to everyone. Okay, thank you sir. हनुमान जी की जयंती थी. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you so much. मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों को खूब ताकत मिले, खूब आप लोगों को जो है समृद्धि मिले. धन्यवाद. जय श्री राम. जय श्री राम.